हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। तो आज हम एक न्यू यूनिट शुरू कर रहे हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 का ये पार्ट सी चल रहा है, जिसमें हम एक नई यूनिट पॉपुलेशन डायनामिक्स को शुरू कर रहे हैं। इस यूनिट को हम 2 पार्ट्स के अंदर 2 दिन के अंदर पूरा ख़त्म कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है, मतलब सिलेबस है इसका। तो सिलेबस आपकी स्क्रीन के सामने है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि हाफ पोर्शन को कवर कर दूँ और बाकी का बचा हुआ जो पोर्शन है आज इसको और इसको कंप्लीट करेंगे। पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, कंपोजिशन, ये सब समझेंगे। और पॉपुलेशन ग्रोथ में बर्थ रेट, डेथ रेट, इसके अलावा मैं आपको टोटल फर्टिलिटी रेट, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगे। ठीक है। माइग्रेशन को कोशिश करेंगे कवर करने की, और माइग्रेशन में जितना मैक्सिमम पॉसिबल हम कवर कर सकते हैं उतना मैक्सिमम पॉसिबल हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अभी तक के आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पेपर 1 का फुल सीरीज़, जिसमें कि पेपर 1 का कंप्लीट स्टैटिक सिलेबस मैंने कवर कराया हुआ है आप लोगों के लिए। यहाँ पे प्लेलिस्ट, पेपर 1 की जो प्लेलिस्ट है उसमें पूरा का पूरा सिलेबस है। पेपर 2 की ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें भी हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। साथ ही में अब डेली कोशिश मेरी ये रहेगी कि एक सेशन में आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँ, जिससे कि आपका अगस्त में सारा सिलेबस और प्लस जो आपकी करंट अफेयर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो अपना यूनिट का नाम है, ठीक है, सबसे पहले उसको समझेंगे वो क्या है। उसके बाद पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन से ये सारी चीज़ें करेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स की, तो आप में से कौन सोच सकता है या कौन बता सकता है कि ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या होता होगा। ठीक है, क्योंकि डायनेमिक्स का मतलब क्या है, जो चीज़ बदलती रहे। ठीक है, इवन क्लास 8th से आपका ये शुरू हो जाता है। और पॉपुलेशन डायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो किसको कह सकते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, ठीक है। डायनामिक कोई चीज़ जब होती है जब वो बदलती रहती है। ठीक है, डायनामिक का मतलब क्या है, बदलाव, परिवर्तन। अब होता क्या है कि देखो, हर देश की या हर जगह की, एक गांव है उसकी भी जनसंख्या हमेशा सेम नहीं रहेगी, एक जिला है उसकी भी जनसंख्या हमेशा सेम नहीं रहेगी, एक प्रदेश है उसकी जनसंख्या भी हमेशा सेम नहीं होगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। कभी हो सकता है कोई महामारी आ जाए तो ज़्यादा लोग एक साथ मर जाते हैं, कभी होता है कि बर्थ रेट इतना ज़्यादा होता है, यानी कि पैदा बहुत लोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसी बदलाव को हम कहते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स। तो बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, इस पूरी यूनिट के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो पॉपुलेशन, क्या हो रहा है इसको, एक सेकेंड, पेन कोई कुछ हो गया। ठीक है, चलिए। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या है, एक अध्ययन है। किस चीज़ का अध्ययन है, किस चीज़ का अध्ययन है, किसी भी जगह की, किसी भी पॉपुलेशन की साइज का। ठीक है, कुछ इशू ही आ रहा है, किसी भी जगह के साइज का। ठीक है, क्या साइज है, कितने लोग रहते हैं, किस तरीके के से रहते हैं, फॉर्म यानी कि आदमी ज़्यादा हैं या औरत ज़्यादा हैं या बच्चे ज़्यादा हैं या मतलब बूढ़े ज़्यादा हैं, और इसके बीच में होने वाले फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब परिवर्तन, कैसे कैसे चीज़ें बदल रही हैं, कुछ हो ही रहा है इसमें। ठीक है, तो पॉपुलेशन में हम साइज़ की बात करेंगे, डायनेमिक्स के अंदर बढ़ने की, ग्रोथ की या फिर कम होने की बात करेंगे, फॉर्म यानी कि कंपोजिशन की बात करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, वो सब बात करेंगे। इनके बदलाव की बात करेंगे, फ्लक्चुएशन की बात करेंगे। ठीक है, वहाँ हो रहा था, इस स्लाइड में नहीं हो रहा है। फ्लक्चुएशन की बात करें, इन सारी चीज़ों को हम पॉपुलेशन डायनेमिक्स के अंदर रखते हैं। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा, सबसे ज़्यादा जोर हम देंगे, वो किस बात पर देंगे, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपका चेंजेस हुए हैं। एम्फेसिस किस पे दिया जाएगा, इट इज़ प्लेस्ड ऑन चेंजेस, बदलावों के ऊपर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर एनर्जी फ्लो, किसी भी इकोसिस्टम में आपने एनर्जी फ्लो तो देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। एनर्जी फ्लो पे मतलब बेसिकली कि किस उम्र के लोग ज़्यादा हैं, किसके कम हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ें इन सब पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। की फैक्टर्स जो इसमें हम बात करेंगे आगे, जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन में, की फैक्टर्स में क्या होते हैं भाई, जैसे कि आपका बर्थ रेट हो गया, ठीक है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, नैटेलिटी हो गई, नैटेलिटी, ठीक है, नैटेलिटी यानी कि जन्म जिस तरीके से किस तरीके से बढ़ रहा है, कि मॉर्टेलिटी यानी कि कितने लोग किस उम्र के लोग, कितने लोग किस सेक्स के लोग, मतलब मेल या फीमेल कितने मतलब मर रहे हैं। इसके अलावा पैदा होने वालों को देखेंगे, मरने वालों की संख्या देखेंगे, फिर इमिग्रेशन मतलब कितने लोग आपके देश में आ रहे हैं, आपके राज्य में आ रहे हैं कि, और उसके बाद देखेंगे एमिग्रेशन, कितने लोग आपके यहाँ से एमिट कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो बेसिकली ये 4 चीज़ों पे हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, उसका कारण ये है कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन का, ठीक है, आप चेंज, ग्रोथ से, यहाँ पर मेरा मतलब चेंज से है, ठीक है, चाहे वो चेंज डिक्लाइनिंग हो, चाहे वो चेंज ग्रोथ लिख लो या फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन लिख लो, ये कब किस तरीके से होता है, पैदा होने वाले लोगों की संख्या, डिफरेंस लेते हैं हम मरने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, ये तो चलो पैदा और मरने वाले लोगों की संख्या ये तो नेचुरल है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हम डिफरेंस देखते हैं, इसके अलावा हम डिफरेंस देखते हैं इन माइग्रेशन और किस चीज़ का, आउट माइग्रेशन का, ठीक है, जितने लोग बाहर जा रहे हैं और जितने लोग आपके यहाँ पर आ रहे हैं उन सब का डिफरेंस। इनका जब आपस में डिफरेंस निकलता है तो प्रीवियस डिफरेंस से कंपेयर करके हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ी है या घटी है। मान लीजिए 2010 में जनसंख्या किसी जगह की सब कुछ कैलकुलेट करके 3 लाख थी। आज 2023 में यही जनसंख्या कैलकुलेट करने के बाद, कितने पैदा हुए, कितने मर गए, कितने आए, कितने चले गए, ये सब कैलकुलेट करने के बाद 3.7 लाख है। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। अगर मान लीजिए यही जनसंख्या 2025 में किसी भी कारण की वजह से 2.9 लाख हो जाती है, तो 2010 के कंपैरिजन में भी ये क्या है, पॉपुलेशन डिक्लाइन है, और 2023 के भी कंपैरिजन में क्या है, ये पॉपुलेशन डिक्लाइन है, ठीक है। परसेंटेज चेंज हो जाएगा, अगर इसके साथ लोगे 2023 के साथ तो 3.7 के रेट से निकलेगा, ठीक है, 2.9 इंटू 100 कर देंगे इधर, और अगर आप 2010 के रेट से निकालेंगे तो 3/3.7 मल्टीप्लाई बाई 100, तो वो रेट चेंज हो जाएगा। तो रेट क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन रेट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या निकालोगे, यहाँ पर 3/3/7 के हिसाब से निकालोगे ग्रोथ रेट कि कितना बढ़ गया, तो ये होगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो रेट क्या है, आप मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, वो रेट आ जाएगा। अदरवाइज प्रीवियस के कंपैरिजन में कितना बढ़ा है या कितना घटा है, उससे आपका डिक्लाइन या ग्रोथ निकलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे चलते हैं, आज की इस यूनिट का शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपकी मेंटर रमा शर्मा, आपका यूपीएससी गोल्स रमा शर्मा पर वेलकम करते हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करते हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है या फिर जैसे ही सोशियोलॉजी ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम और भी बाकी सारी चीज़ें करेंगे जीएस पेपर से रिलेटेड फॉर द 2024 प्रीलिम्स एंड मेंस, तो उसके लिए भी आपको जो है चीज़ें मिल जाएंगी। तो पॉपुलेशन डायनामिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी कंट्री की, किसी जगह की पॉपुलेशन किस तरीके से, या किसी क्षेत्र की या फिर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन किस तरीके से चेंज होती है, क्योंकि डायनामिक्स का मतलब ही क्या है, परिवर्तन है, चेंज है, ठीक है। इसमें इंक्रीज भी हो सकती है पॉपुलेशन, डिक्रीज भी हो सकती है पॉपुलेशन, और इस सब से हमें टोटल ग्रोथ रेट मिलता है। अब आप कहेंगे कि ग्रोथ का मतलब तो बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर अगर पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो रही है तो भी उसको हम ग्रोथ रेट में ही बोलते हैं, ठीक है। टोटल ग्रोथ रेट क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज के बीच का मतलब डिफरेंस है कि कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, ये सब। अब ये तो हो गया पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या है। अब यहाँ पर आप एक शब्द पढ़ेंगे डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है, इसी पॉपुलेशन डायनामिक्स को पढ़ने का जो तरीका है, चाहे आप बर्थ रेट निकालो, चाहे आप डेथ रेट निकालो, चाहे आप टोटल फर्टिलिटी रेट निकालो, चाहे आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालो यानी कि नवजात शिशु की मृत्यु दर, ठीक है, डेथ रेट, मृत्यु दर, बर्थ रेट, जन्म दर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप कुछ भी निकालो, कुछ भी कैलकुलेट करो, आप माइग्रेशन चेक करो कितना आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये सबको कैलकुलेट करने की और फिर उसको स्टडी करने की जो तरीका है उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज अ वे
और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के ऊपर ही ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हैं, तो वो उसकी स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं। इसके अंदर आप पॉपुलेशन साइज को स्टडी करते हैं कि क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, बर्थ के यानी कि जन्म लेने के पैटर्न्स क्या हैं, डेथ के पैटर्न्स क्या हैं, आपके यहाँ माइग्रेशन के पैटर्न्स क्या हैं। किसी भी जगह की आप पॉपुलेशन कैसे काउंट करोगे? पॉपुलेशन ऐसे ही काउंट करोगे, उस जगह के बर्थ रेट क्या है, उस जगह का डेथ रेट क्या है, और उस जगह का माइग्रेशन क्या है। माइग्रेशन में अपने आप में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। माइग्रेशन का मतलब ही होता है इन माइग्रेशन डिफरेंस, आउट माइग्रेशन, ठीक है। तो ये किसी भी जगह की पॉपुलेशन को स्टडी करने का, समझने का तरीका होता है। अब उसमें डेमोग्राफी में और क्या आता है? डेमोग्राफी में ये भी देखा जाता है कि चलो ये तो आपने पॉपुलेशन का एक नंबर निकाल लिया, अब इस नंबर को और ज़्यादा कैसे स्टडी कर सकते हैं? भैया ऐसे स्टडी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देखो कि बच्चों की संख्या कितनी है, ठीक है। बच्चों में भी आप देखो मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। उसमें भी आप देखो कि 5 साल से ज़्यादा वाले कितने हैं और 5 साल से कम वाले कितने हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, अपने आप हर चीज़ को पढ़ने का और ब्रॉड तरीके से आपका वो हो गया। फिर आप देखो यंग वंस कितने हैं, ठीक है। फिर आप देखो एडल्ट कितने हैं, इन सब में भी मेल फीमेल देखो, ठीक है। उसके बाद आप इनमें ये भी देख सकते हैं कि कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, मतलब कितने शिक्षित हैं, कितने शिक्षित नहीं हैं, कितने अर्बन एरियाज़ में रहते हैं यानी कि शहरी आबादी हैं, और कितनी आबादी हमारी ग्रामीण है। इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इस सारे के सारे कंपोजिशन को समझने के लिए जो स्टडी हम करते हैं उसको डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब डेमोग्राफी के भी दो तरीके होते हैं। एक होती है अपनी फॉर्मल डेमोग्राफी, ठीक है, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बात करती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप नंबर्स कैलकुलेट करते हो जनसंख्या के। एक होती है आपकी सोशल डेमोग्राफी, यानी कि वो नंबर्स, वो जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, जन्म लेने वालों की जनसंख्या ज़्यादा है या मरने वालों की जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, दो जगह का एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेते हैं एग्जाम्पल बिहार का उदाहरण के तौर पे, और एक लेते हैं केरला का, ठीक है। अब बिहार में जो जन्म दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, TFR कहते हैं इसको, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो हाई है, यानी कि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। केरला के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम है, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण हैं जिसको हम आगे देखेंगे। इसके पीछे का एक जो सबसे प्रमुख कारण है वो है आपकी लिटरेसी, ठीक है, साक्षरता। साक्षरता यानी कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं केरला के अंदर, विमेन जो हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लिटरेट हैं। और बिहार के अंदर यहाँ पर मोर लिटरेट विमेन है, इवन 99.9% जो है यहाँ पर महिलाएं पढ़ी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं। बिहार में लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो है वो आपकी कम है, ठीक है। तो इसका एक कारण ये भी है। तो कहने का मतलब है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जैसे हमने देखा, अगर हम उसका एक काउंट बताएं, ठीक है, एक संख्या बता दें कि मान लीजिए जैसे 3.1 एवरेज बच्चा एक महिला जो है पैदा कर सकती है, एवरेज। अब इसमें 0.1 कैसे होगा वो मत देखना। मान लीजिए जैसे किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे, एक एवरेज निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये काउंट है, ठीक है, ये TFR सिर्फ एक काउंट है, इसको कहते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी, क्योंकि आपने सिर्फ एक नंबर दिया है। उस नंबर के पीछे का कारण साक्षरता है, ठीक है। उस नंबर के पीछे का कारण जो है क्या है, आपका क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, जहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है वहाँ आपकी इकोनॉमी ठीक होगी। इकोनॉमी ठीक होगी, लोगों के पास में पैसा होगा, लोग अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजेंगे, लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करेंगे, मानसिकता अच्छी होगी। स्कूल जाएंगे तो क्या होगा, एजुकेशन होगी, एजुकेशन होगा तो साक्षरता होगी, साक्षरता होगी तो लोगों को पता होगा कि कम बच्चे पैदा करने चाहिए, तो फर्टिलिटी रेट जो है अपने आप जो है कम हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो पीछे का खेल है वो है सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी फैक्टर्स के ऊपर स्टडी करती है, ना कि नंबर्स के ऊपर, कि ये नंबर जो आए हैं इनके पीछे के कारण क्या हैं, सोशल कारण क्या हैं, इकोनॉमिक कारण क्या हैं, या फिर पॉलिटिकल कारण क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, अब जैसे आप कहेंगे कि मैम अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, और एक इंसान की सोच ये है कि भैया एम्प्लॉयमेंट नहीं है,
तो भी मतलब ज़्यादा बच्चे क्यों हो रहे हैं, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या है, मतलब आप कह सकते हैं कि भाई एक इंसान वो भी तो हो सकता है जो ये सोचे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा करूं क्योंकि मैं उनका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। ये सोच रखने वाले लोग भी, वो सोच कहाँ से आती है, वो सोच आपकी लिटरेसी से आती है, वो सोच आपकी एजुकेशन से आती है, वो सोच आपके समाज से आती है कि भैया आप ज़्यादा बालक मत करो, क्योंकि आप पहले आप खुद अपना पेट भर लो, फिर आप बच्चे पैदा करना या उनका पेट भर पाना। ये सोच भी समाज से आती है, एजुकेशन से आती है, लिटरेसी से आती है। लेकिन जो एम्प्लॉयड नहीं है या फिर जो इलिटरेट हैं या जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या फिर जो आप कह सकते हैं लो लिटरेसी लेवल वाली जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ये सोच पाना भी, क्योंकि वो एजुकेशन से, वो सोच भी एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेट करती है मोस्टली, 100% की बात नहीं कर रही मैं, मोस्टली। तो इस वजह से भी जो है टोटल फर्टिलिटी रेट लो लिटरेसी रीजन्स में ज़्यादा होता है, और जो पढ़े लिखे क्षेत्र हैं वहाँ पर आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम होता है। तो जितनी भी डेमोग्राफी की स्टडीज़ हैं, बेसिकली सोशल और फॉर्मल के बीच में आपको डिफरेंस है, ये सिर्फ काउंट के ऊपर बात करता है, ये उसके पैटर्न और उसके पीछे के कारणों के ऊपर बात करता है। अब जितनी भी डेमोग्राफी की स्टडीज़ हैं, ये हमें कहाँ से नंबर पता चलते हैं, ये नंबर हमें पता चलते हैं जब हम सेंसस या सर्वे करते हैं, ठीक है। ये जितनी भी स्टडीज़ हैं इन सब का मेन कारण ये है कि जब हम सेंसस करें तो पूरे देश के एक एक गांव का, एक एक क्षेत्र का, एक एक जिले का, एक एक राज्य का, सबका हमारे पास एक डेटा हो, सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग डेटा। आपको याद है, अगर आपको याद हो तो कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष आते थे घर पे, ठीक है, मेरे को तो याद है मेरे उधर आते थे। अभी क्या, अभी तो जैसे आधार कार्ड वगैरह में सबकी अपडेट होती है, क्योंकि उसमें बच्चों के भी आधार कार्ड होते हैं तो उनके पेरेंट्स के नाम लिखे होते हैं, और आपके आधार कार्ड होंगे आपके पेरेंट्स के नाम लिखे होंगे, सब कनेक्ट होगा। पहले क्या होता था, पहले जनरली, क्योंकि मेरे फादर टीचर थे, तो जनरली टीचर्स की ड्यूटी लगती थी, या आंगनवाड़ी के जो महिलाएं होती थी उनकी लगती थी, या आशा वर्कर्स की ड्यूटी लगती थी गाँव में, इन सब की ड्यूटी लगती थी। इन सब की ड्यूटी किस चीज़ में लगती थी कि ये घर घर जाते थे, ठीक है, और ये घर घर जाके क्या करते थे, उनका डेटा कलेक्ट करते थे। घर में कितने लोग हैं, कितने बुजुर्ग हैं, ठीक है, बच्चे कितने हैं, बुजुर्गों में महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं। इसके अलावा मतलब जैसे कि आपका मेल फीमेल चेक कर लिया कितने हैं, एज चेक कर ली कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े एडल्ट्स कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब पढ़े लिखे कितने, ये भी देखते थे कि क्या एजुकेशन है, ठीक है, इनमें से कौन कौन काम करता है, ये सारा डेटा ये कलेक्ट करके रजिस्टर में फिल करके लेके जाते थे अपने अपने क्षेत्र का। ये सिस्टमेटिकली डेटा जो कलेक्ट होता था, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेंसस, ठीक है। ये सर्वे कराया जाता है आपके क्षेत्र के लोगों के द्वारा, आपके क्षेत्र के लोगों का। इस सब के ऊपर जो अथॉरिटी है सेंसस वगैरह के ऊपर, वो कौन है, तो अथॉरिटी का नाम है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया वो फिर सेंसस इशू करते हैं। तो सेंसस हर 10 साल में होता है, ये तो सबको पता है। और कोविड की वजह, मतलब पिछला सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था, और कोविड की वजह से हो नहीं पाया, क्योंकि 2021 में होना था वो हो नहीं पाया है, और अभी नया डेटा आया नहीं है इसलिए, ठीक है। तो जो भी आपको बातें पढ़नी है वो सारी की सारी 2011 वाले सेंसस की पढ़नी है, ठीक है। तो जो डेमोग्राफिक डेटा है या ये जो सेंसस का डेटा है वो क्यों ज़रूरी है, ऐसा सब तामझाम करने का नतीजा क्या है, ऐसा सब तामझाम करने के पीछे का कारण ये है ताकि जो देश की सरकार है, जो देश की पॉलिसी मेकिंग जितनी भी आपकी कह सकते हैं एजेंसीज़ हैं, वो देश के लिए, स्टेट्स के लिए पॉलिसी बना पाए। और ये पॉलिसी कैसी पॉलिसी कि भाई ये सोशल एस्पेक्ट में तो काम करेगी ही, लेकिन ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट में और ज़्यादा काम करेगी। इसका मेन पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है, पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर पाएँ। एम्प्लॉयमेंट हमें कितनों को देना, भाई आप कैसे टीवी डिबेट्स में सुन लेते हो कि यहाँ पर इतने युवा जो हैं, हरियाणा में मान लीजिए इतने युवा जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, या इतने मतलब लोगों की शादी नहीं हुई, इतनी आपकी जनसंख्या है, इतने बच्चे हैं आपके यहाँ पे, इतने बूढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है, ये सारी चीज़ें डेटा से पता चलती हैं। खैर जो अभी हम डेटा यूज़ कर रहे हैं 2011 वाला सेंसस यूज़ कर रहे हैं ऑफिशियली, ठीक है, लेकिन ये तो अब काफ़ी टाइम हो गया, 12-13 साल हो गए, फिर भी फ़िलहाल हम इस डेटा को यूज़ कर रहे हैं। इस सब के पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव भी होता है,
क्योंकि जब आपका ये सेंसस लिया जाता है तो उसमें आपका धर्म, जाति सब पूछा जाता है। और इसका फिर एक अलग डायरेक्शन में आप समझ सकते हैं कि जब सेंसस से डेटा निकलता है तो उसका यूज़ जो है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में रहता है, तो इसका यूज़ हर कोई करता है अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए। अब क्या होता है, हम मुद्दे पर आप वापस आते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल हैं, इन सब का डेटा हम जब निकालते हैं तो क्या एग्जैक्ट हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं? नहीं, हम इसका एक मोटे तौर पे एवरेज लेके चलते हैं, एग्रीगेट स्टैटिक्स देखते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑफर अ कॉन्क्रीट एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल फिनोमिना। कि आपके यहाँ पर मान लीजिए बिहार में मान लीजिए कि फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कम है, इस सब के पीछे का एक सोशल फिनोमिना क्या होगा, उस सब को हम इस डेटा से क्या कर सकते हैं, एक आर्ग्यू कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो अगर सोशोलॉजिस्ट लोगों की माने तो एमाइल डरखाइम ने एक बहुत ही बेहतरीन स्टडी करी थी यहाँ पे, जिसमें इन्होंने सुसाइड रेट्स जो हैं, सुसाइड की इनकी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ सुसाइड, वो सुसाइड रेट कहाँ से इनको मिला, वो सुसाइड रेट भैया ऐसे ही सेंसस के डेटा से इन्होंने निकाला था। ठीक है भाई, सुसाइड के भी तो हमको रेट्स पता चलते हैं ना, हमें इवन अबॉर्शन के भी रेट्स पता होते हैं, हमें ये भी पता होते हैं कि कितने लोगों में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें ऐसे ही डेटा से पता चलती हैं। तो जैसे सुसाइड रेट्स के अंदर अलग अलग तरीके की जो वेरिएशन है उनको एक्सप्लेन किया था एमाइल डरखाइम ने, तो वो किसकी मदद से किया था, वो ऐसे ही डेटाज की मदद से किया था। और अलग अलग कंट्रीज़ का डेटा इन्होंने चेक किया था, उसके आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, सिर्फ एक कंट्री या किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करी थी। इन्होंने कहा था कि जो रेट ऑफ सुसाइड है, ठीक है, वो सोशल कॉजेज़ की वजह से ज़्यादा होता है। जितनी भी इन्होंने स्टडी करी, उस स्टडी के पीछे के जो कारण इन्होंने पाए वो यही कारण थे कि इनकी सोशल कॉजेज़ की वजह से ज़्यादा होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस है या कोई पर्टिकुलर सुसाइड का केस है, उसका हो सकता है कि कोई रीज़न, स्पेसिफिक रीज़न अलग हो। ठीक है, लेकिन जनरली जो सुसाइड्स होती हैं वो सोशल प्रेशर में ज़्यादा होती हैं या सोशल कारण उसके पीछे ज़्यादा होते हैं। तो ये तो रहा अभी तक जो हमने समझा कि पॉपुलेशन डायनामिक्स क्या है, डेमोग्राफी क्या होती है और कैसे कैसे हम स्टडी करते हैं और स्टडी के क्या तरीके हैं, फॉर्मल और सोशल डेमोग्राफी। एग्जाम्पल पे आप एमाइल डरखाइम की सुसाइड का एग्जाम्पल, थ्योरी ऑफ सुसाइड का एग्जाम्पल दे सकते हो। अब डेमोग्राफी की स्टडी के लिए कुछ और भी मतलब जो हैं थ्योरीज हैं, जिसमें सबसे पहले आपने जो है ह्यूमन ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी, जिन्होंने भी आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाई होगी या फिर आपने एनसीईआरटी से भी पढ़ी होगी, तो उसमें भी जो है मैल्थुशियन थ्योरी का आपने नाम पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो ये जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं ना, ये कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन डायनामिक्स की जो यूनिट है वो सोशियोलॉजी में तो इम्पोर्टेंट है ही, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए, वहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी जो आपका जीएस पेपर है उसमें भी जो है पेपर 2 है, आई थिंक ऐसे के बाद वही आता है, इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 2 जिसमें हिस्ट्री वगैरह आता है उसके अंदर है। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपका प्रीलिम्स है उसके अंदर भी ये आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, वहाँ उसके सिलेबस के अंदर भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो प्रीलिम्स, जीएस मेंस और ऑप्शनल मेंस, ये टॉपिक, ये यूनिट उन सब जगह पर काम करेगा आपका। ठीक है, अब जब हम थ्योरीज की बात करते हैं तो सबसे फेमस थ्योरी है इसमें मैल्थुशियन थ्योरी। मैल्थुशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कहती है कि मैं अच्छा, ये मैल्थुशियन कौन है आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इनके बारे में, तो कोई बता सकता है कमेंट्स में, भैया ये मैल्थुशियन कौन है? हाँ जी, तो तब तक मैं भी पानी वानी पी लूँ, आप लोग बताओ कौन है ये। तो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था थॉमस रॉबर्ट मैल्थुस। ठीक है, इन व्यक्ति की एक बुक थी, बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपने ये बुक का नाम लिख दिया तो याद रखिए कि आप जो हैं बाकी लोगों से एक कदम तो आगे रहेंगे। ठीक है,
ये पॉपुलेशन ग्रोथ की एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन बढ़ सकती है किसी भी जगह की। तो बेसिकली इन्होंने एक इस बुक के अंदर, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स हैं जो यहाँ स्लाइड्स में भी नहीं है, जो जनरली कोई नहीं बताता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इस बुक के अंदर इन्होंने एक मैल्थुशियन ग्रोथ मॉडल दिया था कि किस तरीके से एक देश की जनसंख्या जो है ग्रो करती है यहाँ पर, और एक समय के बाद, ठीक है। इन्होंने बताया था कि भाई जैसे कि आपके यहाँ पे फूड सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, या फिर आपके यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको फूड चाहिएगा, खाने के लिए फूड चाहिएगा, तो भाई अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो फूड सप्लाई की भी ग्रोथ करनी पड़ेगी, या फिर मान लीजिए और कोई रिसोर्सेज भी हैं वो सब भी आपको चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो इन्होंने फूड प्रोडक्शन की ग्रोथ की भी बात करी थी। इन्होंने कहा था कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, अगर यहाँ पर फूड, अब यहाँ पर दो मतलब ऐसे डेटा दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और लीनियर प्रोग्रेशन, इस तरीके से यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देती हूँ कि ये AR और GR क्या है, ठीक है, AP और GP क्या है। जैसे कि AP क्या है कि पहले मान लीजिए आपके पास 2 किलो चावल है, फिर 4 किलो होंगे, फिर 6 किलो होंगे, फिर 8 किलो होंगे, यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा वो 2-2 किलो का होगा। पहले 2 किलो चावल थे, उस 2 किलो चावल को खाने वाले 2 ही लोग थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, 2 का 4 हो जाएगा, चलो यहाँ तक ठीक है, तब तक ठीक है, 2 का 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो बढ़ेगा वो स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ेगा। जो कॉमन डिफरेंस 2 है ना, उसका इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। पहली संख्या क्या है, 2। अब जो अगली चीज आएगी, अब ये 4 है ना, अब क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी, अब 3 पावर आ जाएगी, तो 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। यहाँ तक तो ठीक था, 2 और 4 तक, इधर भी 2 और 4 थे कि 2 किलो चावल थे और 2 ही लोग खाने वाले थे। 4 किलो चावल हुए तो 4 लोग खाने वाले हो गए, ठीक चल रहा है, बैलेंस है। लेकिन वो बैलेंस कब बिगड़ेगा, जब यहाँ 6 किलो चावल होंगे और खाने वाले 8 होंगे, 8 किलो चावल होंगे, खाने वाले 16 होंगे, 10 किलो चावल होंगे, खाने वाले 32 होंगे, 12 किलो चावल होंगे, खाने वाले 64 लोग होंगे। तो प्रॉब्लम क्या होगी, क्रिएट होगी। जैसे कि अभी इंडिया में है, इंडिया में क्या हो रहा है कि हम बाहर एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपने फूड प्रोडक्शन को, जहाँ पर भी हम दे रहे हैं एज अ ग्रांट दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ को हम ऐसे ही फ्री में दे रहे हैं। अब हमने देखा है कि न्यूज़ में था कि राइस के प्राइस कम होंगे, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है कि जो अपना बासमती चावल का सप्लाई जो हम कंट्री 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को हम दे रहे थे, वो हमने कट कर दिया है, ठीक है, जिनमें नेपाल वगैरह भी कंट्रीज़ हैं। तो अब राइस हमारे यहाँ पर ज़्यादा हुआ, क्यों है ये, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे यहाँ पर जितने लोग हैं उतना हम फूड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, और उससे इकोनॉमी भी हैम्पर हो रही है कि अगर मान लो कर भी पा रहे हैं, भारत एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री भी है, तो उससे सिर्फ अपनी भूख मिट रही है, उससे हम इकोनॉमी जनरेट नहीं कर पा रहे। जैसे अब मान लीजिए यूक्रेन है, उसको हम क्या कहते हैं, वीट बाउल बोलते हैं, ग्रेन बाउल बोलते हैं, ठीक है, यूक्रेन को, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन तो कम है, ठीक है, लेकिन फूड वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, और जिसमें कि भाई जिस तरीके की वहाँ पे पॉपुलेशन है, वो अनाज मतलब जो अपना गेहूँ है वो तो कम ही खाते हैं, ठीक है, वो बाकी चीज़ें मतलब ज़्यादा खाते हैं, मान लीजिए मीट डिपेंडेंट ज़्यादा है। तभी देखिए इंडिया जो है, मीट हमारे यहाँ इतना सरप्लस में हो रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 20 to 25% जो पॉपुलेशन है हमारी नॉन मीट ईटिंग पॉपुलेशन है, वेजिटेरियंस जिनको बोलते हैं। और यूक्रेन जैसी कंट्री जो है वहाँ पे 100% ही होंगे। अब आजकल एक नया ट्रेंड चला है वीगन वाला, तो उसमें मान लीजिए कि 95% आपका नॉन वेज है। तो हमारे यहाँ से मीट जो सरप्लस में है, जो कि हमारी पॉपुलेशन का 25% हिस्सा नहीं खा रहा है, तो वो हम सरप्लस में भेज दे रहे हैं। लेकिन अनाज तो हमारे यहाँ सब खा रहे हैं, हमारे यहाँ जो नॉन वेज वाले हैं वो भी अनाज खा रहे हैं, जो वेज वाले हैं वो भी अनाज खा रहे हैं। यूक्रेन में जो है ऐसा कम है, इसलिए वहाँ पे सरप्लस ज़्यादा होता है। रशिया में वो सरप्लस ज़्यादा होता है, और सरप्लस को वो लोग कमर्शलाइज कर देते हैं। हम अपने वीट को, हम अपने ग्रेन्स को कमर्शलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम पहले अपनी ही भूख मिटा लें। तो कहने का मतलब ये है कि इस सब का रिजल्ट क्या होता है, इस सब का रिजल्ट ये होता है कि हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि खाने वाले अगर यहाँ पे 16 हैं, तो यहाँ खाने वाले अगर यहाँ पर 64 हैं, तो हम 16 किलो गेहूँ ही पैदा कर पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि 1 किलो गेहूँ के अंदर 4 लोगों को खाना पड़ेगा।
तो वो एक प्रॉब्लम है। तो पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच का इन्होंने डिसइक्विलिब्रियम को बताया। इन्होंने बोलता है कि आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे। करेक्ट करने के दो तरीके हैं कि एक तो पॉजिटिव चेक्स या फिर नेचुरल चेक्स। किसी ऐसी वजह से जनसंख्या आपकी कम हो जाए, लोग मतलब कम हो जाएं, कोई भी पॉजिटिव या नेचुरल, जैसे कि अब मान लीजिए कि आपके यहाँ अर्थक्वेक आ गया, उसमें काफ़ी लोग मर गए तो अपने आप जनसंख्या खत्म हो गई। एपिडेमिक मान लीजिए कोरोना हो गया, कोविड हो गया, उसमें काफ़ी लोग मर गए तो जनसंख्या थोड़ी कम हुई। वॉर्स, फेमाइन, ठीक है, आपके यहाँ भुखमरी फैल गई, फ्लड्स आ गए, इन सब चीज़ों में क्या हुई, जनसंख्या कम हो गई। ये तो हैं जी नेचुरल चेक्स या पॉजिटिव चेक्स। लेकिन इसको अगर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो आप बेसिकली आप अपनी जनसंख्या को मरने के लिए थोड़ी ना सोच छोड़ सकते हो कि भाई जब ये मर जाएंगे तब सबको खाना मिलेगा, तब बैलेंस बनेगा। ऐसे हाल पे तो नहीं छोड़ सकते हो। तो आप क्या करते हैं, देश की सरकारें करती हैं, लेती हैं प्रिवेंटिव मीजर्स। प्रिवेंटिव मीजर्स लेने के लिए पहली बात तो उन्हें पता होना चाहिए उनके देश में कितने लोग हैं, कहाँ कितने कैसे हैं। तो उस सब के लिए आपको डेमोग्राफी का पता होना चाहिए, यानी कि सारा डेटा अपने पास होना चाहिए। ठीक है, डेमोग्राफिक स्टडी का एक कारण ये है। अब प्रिवेंटिव मीजर्स कैसे लेंगे, जैसे लोग लेट शादी करें। ठीक है, लेट शादी करने से क्या फ़ायदा है जी, लेट शादी करने से ये फ़ायदा है कि मान लीजिए आप 18 साल की उम्र है, ठीक है, उसी में शादी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए 21 साल की उम्र हुई, आप कानूनी रूप से, मैं अनऑफिशियली तो बात नहीं कर रही हूँ, अनऑफिशियली तो आप पहले भी करके बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से भी अगर जाएं तो 21 साल की उम्र में यदि आप शादी करते हैं तो 21 से लेके कम से कम 45 साल तक आप प्रोडक्टिव एज में, एक महिला एक प्रोडक्टिव एज में रहती है। ठीक है, और आजकल तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, तो आपके पास में क्या है, प्रोडक्टिविटी एजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पे बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, जिनके थोड़े बड़े हो जाते हो सकता है वो और कर लें और कर लें। अब मान लीजिए अगर कोई 30 की उम्र में शादी कर रहा है, जो आजकल अर्बन सिटीज़ के अंदर बहुत ही कॉमन हो गया है, एवरेज है 30 की एज में शादी करना। ठीक है, 28, 29, 30, क्योंकि 28 से पहले तो माँ बाप या सोसाइटी ही नहीं बोलती है अर्बन में। अब 30 की एज में आप शादी कर रहे हो, शादी करके मान लो 1-2 साल आप सेटल होने में भी लगाओगे। अब आपकी जो प्रोडक्टिव एज है वो क्या है, अब ऑब्वियसली बात है कि आप 45 की उम्र में तो बच्चा करोगे नहीं, मतलब एक जनरल मेंटलिटी जो सोसाइटी की है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप जो बच्चा करोगे वो 30 से 35 या 37 तक की एज में, मान लीजिए एक जनरल जो है एग्जाम्पल के तौर पे आप, तो आपका जो फर्टिलिटी रेट यहाँ से 21 से अगर मान लीजिए मैं 35 तक लूँ वो ज़्यादा था, और अगर आप 30 की उम्र में शादी कर रहे हो 35 तक, तो वो आपका प्रोडक्टिविटी आपकी जो है टाइम आपको कम मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि आप जो 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 3 कर ले रहे हैं, 4 कर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली टाइम कम हो जाएगा। लेट मैरिजेस। दूसरा सेलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचर्य, कि शादी ही मत करो। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य के पालन में क्या होगा कि आप आगे जो है प्रोडक्टिविटी ही नहीं होगी। सेल्फ रिस्ट्रेंट, यानी कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं किया, आपने शादी भी मान लो जब 21 साल की उम्र में ही कर ली थी, ठीक है, लेकिन आपने बच्चे 2 ही करे। ठीक है, 2 बच्चे ही हुए आपको, इसको क्या बोलते हैं भैया, सेल्फ रिस्ट्रेंट, कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपकी आमदनी कितनी है, आपको बच्चे कितने चाहिए। या फिर प्लानिंग, प्लानिंग के क्या है भाई, जैसे आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हो, आप कॉन्डोम्स यूज़ करते हो, काफ़ी सारे तरीके हैं, इनसे क्या कर सकते हैं आप, प्रिवेंटिव मीजर्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब क्या कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो बच्चे अगर हो गए तो भाई आप उन्हें फेंक के तो नहीं आओगे कहीं पे कि नहीं ये ज़्यादा हो गए, ये तीसरा वाला, सरकार 2 बच्चे ही अच्छे कह रही है तो ये तीसरा वाला नहीं अपने को चाहिए, तो ऐसा तो नहीं करोगे। तो क्या है भैया, पहले से प्रिवेंशन रखो। तो मैल्थूस की थ्योरी ये कहती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी पूरी अर्थ पे, उसके कुछ तरीके हैं, या तो आप पॉजिटिव चेक्स लो, वॉर, फेमाइन, डिजीज़, ये सब हो जाएं, या फिर प्रिवेंटिव चेक्स करो, यानी कि इंसान खुद से जो है क्या है कंट्रोल करे पॉपुलेशन को। तो जो प्रिवेंटिव चेक्स हैं उसी के अंदर आती है क्या, हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल मीजर्स या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी अभी लेके आए थे यहाँ के सीएम जो है, तो बर्थ कंट्रोल करो या फिर सेलिबेसी करो, ये सारे तरीके हैं। तो मैल्थूशियन थ्योरी इसी चीज़ की बात करती है। ठीक है, तो क्या है बेसिकली जो मैंने आपको बात समझाई वो ये है कि ये वाला जो है ना, ये पॉपुलेशन है। ठीक, ये क्या है, रिसोर्स है।
रिसोर्स बढ़ रहा था, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, फिर 5 6 7 और ऐसे करके बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि भैया ये जो आपका रिसोर्स हैं ये ऐसे चलेंगे लीनियर, कि भाई ये तो लिमिटेड है ना, लेकिन पॉपुलेशन जैसे ही यहाँ पहुँची 4 पे, एकदम से सडन क्या हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, एकदम से ये बढ़ती चली गई। ठीक है, ये क्या है, आपके रिसोर्स हैं, इस साइड रिसोर्स आपके कम रहे, पॉपुलेशन आपकी बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन आपकी बढ़ती चली गई तो क्या हुआ, कम रिसोर्स पे, तो इस जगह को जहाँ पे क्या हो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट हो जाए, तो उस जगह को कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ क्राइसिस। कि अब इसके बाद में क्या है, देखो ये तो रिसोर्स तो लिमिटेड तरीके से बढ़ेंगे ना, नेचुरल रिसोर्स तो बढ़ने से रहे, हमारी तुम्हारी जनरेशन में तो बढ़ने वाले हैं नहीं। ठीक है, जो हैं अर्थ पे वही हैं, हम क्या कर सकते हैं, जैसे गेहूं उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बढ़ रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो फिर पॉइंट ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस कैसे आएगी कि भाई इतने लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, होम चाहिए, शेल्टर चाहिए, एटलीस्ट ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप फूड प्रोडक्शन कर रहे हो और इनको चाहिए शेल्टर, तो ये क्या करेंगे, जंगल को काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, या फिर जो आपके खेत हैं वहाँ पे घर बनेंगे। इन सब से क्या होगा, पॉइंट ऑफ क्राइसिस में क्या होगा जी, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फूड स्कार्सिटी जैसी चीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, फूड की क्राइसिस आपको देखने के पहले आपको कमी देखने के लिए मिलेगी, आगे चल को आपको क्राइसिस देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज, और ये मतलब फार्म लैंड कम हो जाएगी, फार्म लैंड आपकी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्राइसिस तो आगे आने वाली जनरेशन्स को क्राइसिस ही झेलनी पड़ेगी। तो मैल्थुशियन थ्योरी ये कहती है कि भैया अपने चेक्स जो हैं लो, तो प्रिवेंटिव लो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो प्रकृति तो कर ही देगी कुछ ना कुछ। पॉजिटिव चेक्स में वॉर हो जाए, मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, कोविड जैसी बीमारियां आ जाएं, तो बहुत सारे वो हैं। तो ये चीज़ इन्होंने बताई है। तो काफ़ी समय तक, बेसिकली बहुत लंबे समय तक लोग इस थ्योरी को मानते रहे। तो थ्योरी को थ्योरी इसीलिए कहते हैं। ये थ्योरी ही क्यों कहलाई जाती है, प्रैक्टिकल क्यों नहीं कहलाया जाता, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो होता है साइंस में। ठीक है, जैसे ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये भी निर्धारित है कि इक्वेटर पे कितनी है और पोल्स पे कितनी है, कहाँ बढ़ती है कहाँ पे घटती है, ये भी निर्धारित है। लेकिन एक बार निर्धारित हो गई ना, हाँ ठीक है, और ये चेंज नहीं होगी। लेकिन थ्योरी क्या है, थ्योरी जब तक ही वैलिड है जब तक कोई दूसरा आके आपकी थ्योरी को काट ना दे, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति आके आपसे ज़्यादा सॉलिड लॉजिकल रीजनिंग ना दे, तब तक आपकी थ्योरी जो है वैलिड है। तो बेसिकली मैल्थस की थ्योरी को किसने चैलेंज किया, मैल्थस की थ्योरी को चैलेंज करने वाले लोग आए। मैल्थस की थ्योरी को चैलेंज किया लिबरल लोगों ने और मार्क्सिस्ट लोगों ने। इन्होंने कैसे चेंज किया, इन्होंने बोला कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि जो तुमने बोला है वो सही है, क्योंकि एक समय तक हम ये भी मानते थे कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, बहुत समय तक हम ये मानते रहे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन एक समय आया जब उस थ्योरी को भी जो है क्या किया गया, काटा गया, चैलेंज किया गया, और ये बोला गया कि नहीं, ये ध्रुवों पर चपटी है और इक्वेटर पे बल्ज कर रही है। ठीक है, ऐसे ही पहले हम कहते थे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन एक समय के बाद थ्योरी चेंज हुई और फिर पता चला कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो मैल्थस की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया, और इन्होंने बोला कि भाई देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एक देश की, एक कंट्री की, एक रीजन की, वो भी बहुत फ़र्क डालती है उस जगह की पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। कैसे कि लिबरल लोग और मार्क्सिस्ट लोगों ने बोला कि देखो, पॉवर्टी भी एक कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ का, क्योंकि जो रिच लोग हैं ना, रिच, वहाँ पे आप देखोगे कि वो लोग समझ चुके हैं कि भैया अब जो है, मतलब आप बहुत ज़्यादा बच्चे करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन पुअर क्या सोच रहा है, पुअर ये सोच रहा है कि घर में मान लीजिए 8 लोग हैं, ठीक है, उनमें से सिर्फ 2 कमाने वाले हैं, तो ये 2 सोच रहे हैं कि अगर हम 3-3 बालक कर लें, 4-4 बालक कर लें, तो कल को जितने, और इसमें भी ये है मेल प्रेफरेंस, मेल मतलब वो कहते हैं ना सन मेटा प्रेफरेंस, एक टॉपिक आता है अपना, वहाँ पर ये है कि जितने ज़्यादा लड़के होंगे वो उतना ज़्यादा कमाएंगे। अब उनमें से ये भूल जाते हैं कि जितने ज़्यादा ये लड़के होंगे
या जो भी बच्चे होंगे उनको ये पढ़ा नहीं पाएंगे उतना, ठीक है, क्योंकि पुअर पावर्टी है और पढ़ा नहीं पाएंगे, तो जो वो बच्चे काम करेंगे वो भी ऐसा ही काम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा उनको आप ये नहीं कह सकते कि फुलफिलिंग होगा। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी या फिर भुखमरी, स्टारवेशन, इसका भी कारण है, जिसकी वजह से इसका कारण क्या है कि लोगों के पास में जो इकोनॉमिक वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। पॉवर्टी का कारण क्या है, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, देश के 20% लोगों के पास में देश की 80% वेल्थ है, ठीक है, ये पीपल हैं 20%, इनके पास देश का 80% पैसा है, और देश के जो 80% लोग हैं, मेरे तुम्हारे जैसे और हमसे भी बेचारे गए गुजरे जो है, उनके पास में देश की सिर्फ 20% क्या है, वेल्थ है। अब 80% लोगों के पास में सिर्फ 20% पैसा है, तो ऑब्वियसली क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। अच्छा, ये जो देश के 80% लोग हैं जिनके पास में पॉपुलेशन कम, जिनके पास में वेल्थ कम है, मोस्टली इस 80% में से 50% ऐसे हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण बने हुए हैं। तो ये जो सिस्टम है, मार्क्सिस्ट लोग तो वैसे ही सिस्टम को मतलब कहते हैं ना कि सिस्टम जो है मतलब उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो ये कहते हैं कि सिस्टम ही जो है जस्टिस नहीं दे रहा, अनजस्ट सोशल सिस्टम है। इसकी वजह से जो वेल्दी लोग हैं, जो प्रिविलेज लोग हैं समाज के अंदर, जो कि माइनॉरिटी हैं, यानी कि 20% संख्या में माइनॉरिटी हैं, वो तो लग्जरी में जीते हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो गरीबी में जीते हैं, ठीक है। और इस सब की वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ओवरऑल, यहाँ से लिंक कर सकते हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से डायरेक्टली लिंक है, और हर समाज के अंदर ये टिपिकली रूप से फॉलो करी जाती है, क्योंकि जो आपके डेवलप कंट्रीज़ हैं, दुनिया की आप डेवलप कंट्रीज़ देख लीजिए, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको पॉपुलेशन कम ही मिलेगी, ठीक है, कम ही मिलेगी पॉपुलेशन। आप यूरोप में चले जाओ, यूरोप की पॉपुलेशन कम है ओवरऑल। आप इवन ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, वहाँ की पॉपुलेशन कम है। आप इवन अमेरिका चले जाइए, नॉर्थ अमेरिका में तो कंपैरेटिवली और कम है, कनाडा में भी काफ़ी कम है। एशिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। एशिया में भी अगर आप जापान देखोगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, क्योंकि वो पहले से डेवलप्ड कंट्री है, काफ़ी पहले से। आप कंपेयर करोगे इंडिया जैसी कंट्री को, आप कंपेयर करोगे पाकिस्तान जैसी कंट्री को, बांग्लादेश हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि 1945 के बाद में, ठीक है, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है लिबरेट हुए। इनका लिबरेशन यानी कि इनकी आज़ादी कब हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने इन एशिया की कंट्रीज़ को कभी भी ग्रो नहीं होने दिया एजुकेशनली। अगर एजुकेशन दी भी तो अपने हिसाब से दी, अपने फ़ायदे के लिए दी, ठीक है, कि उतना ही पढ़ पाएँ जितने से इनका काम चल जाए, जितने से, जैसे अब इंडिया की बात करो तो हायर एजुकेशन उस समय में कितने ही लोग प्राप्त कर पाते थे, बहुत ही कम लोग। ये तो 1900 के बाद एक सेगमेंट उठा है जो कि विदेशों तक जाने, और उस समय पे तो लॉ की पढ़ाई सबसे ज़्यादा होती थी क्योंकि देश को आज़ाद भी करवाना था। तो कहने का मतलब ये है कि लिबरेशन के बाद जो कंट्रीज़ जो हैं धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुई हैं, उनमें इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। खैर, हम ग्लोबल इकोनॉमी में मतलब बात कर रहे हैं कि हमारी जीडीपी ये हो जाएगी वो हो जाएगी, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखें तो देश की जीडीपी कितनी है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सोते हैं या जो सड़क पे सोते हैं। उनकी बेसिक नेसेसिटी यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान वो भी पूरी नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूब और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और उसी देश के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत मैटर करता है किसी देश की ओवरऑल पॉपुलेशन की ग्रोथ पे। अब पॉपुलेशन की ग्रोथ के 3 फेजेस हैं। एक वो जो कि आपका प्री ट्रांजिशनल है। प्री ट्रांजिशनल कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखते हैं प्री इंडस्ट्रियल या प्री ट्रांजिशनल, ये वो फेज़ है जब लोगों के पास में अवेयरनेस कम थी, ठीक है, लोगों की बीमारियां, डिजीजेस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। ये वो फेज़ है जिस समय, और हर समाज इससे गुजरा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका नहीं गुजरा, यूरोप नहीं गुजरा, हर समाज इससे गुजरा। जो पहले इस फेज़ से निकल गए,
जो पहले मॉडर्न हो गए उन्होंने कंट्रोल कर लिया। जैसे जापान ने एक समय पर बहुत कंट्रोल किया, लेकिन आज की डेट में जापान के अंदर एजिंग बहुत ज़्यादा है। एजिंग मतलब वहाँ पर बुढ़े लोग बहुत ज़्यादा हैं, यंग कम लोग हैं, यूथ कम है। इंडिया में यूथ अभी बहुत ज़्यादा है, और यही यूथ अगर कंट्रोल करना चाहे, यही यूथ चाहे तो जनसंख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, यही यूथ चाहे तो बहुत कम कर सकती है। ठीक है, अगर जितनी यूथ है वो कंपैरेटिवली पर मतलब एक एवरेज लें तो पर पर्सन पर कपल अगर आपका 1 बेबी होता है, तो आने वाले 50 साल के अंदर आप भारत की पॉपुलेशन को कम देख लोगे, क्योंकि जो हमसे पहले वाले आगे आने वाले 50 साल में वो डेथ रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बर्थ रेट कम हो जाएगा। तो जो रिप्लेसमेंट लेवल है, जो रिप्लेस करने, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, बर्थ रेट जब डेथ रेट के बराबर होता है, मरने वाले लोगों की संख्या बराबर जन्म लेने वाले लोगों की संख्या, तो उसको हम रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं, यानी कि उतने ही लोग जो है रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन जब ये रिप्लेसमेंट लेवल कम हो जाएगा, यानी कि डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा और बर्थ रेट कम हो जाएगा। भाई डेथ रेट तो अपने हाथ में है नहीं, लेकिन बर्थ रेट तो अपने हाथ में है, तो अगर ये कम कर लेंगे हम तो ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा हो जाएगा एक समय के बाद में, तो अपने आप क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो हर समाज इस फेज से निकला है। जो डेवलप्ड कंट्री है वो पहले निकल चुके हैं। तो प्री इंडस्ट्रियल फेज में क्या था कि हाई, अब ये देखो बर्थ रेट ग्रीन लाइन है, डेथ रेट आपकी ब्लू लाइन है, ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी रेड लाइन है। तो एक समय ऐसा था जब बर्थ रेट भी बराबर था, हाई था, ठीक है, काफ़ी ऊपर है ये ग्राफ में, और डेथ रेट भी हाई था। तो इस लेवल को कहते हैं हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल, या फिर इस लेवल को हम कहते हैं प्री ट्रांजिशनल। हाई एंड नियरली इक्वल डेथ रेट और बर्थ रेट। अब यहाँ पर देखो कि ये जो है आपको लाइन, हरी लाइन और नीली लाइन, ये आपको देखने के लिए अलग अलग थोड़ा सा गैप करके दिखाएंगे, ये ऑलमोस्ट इक्वल है और दोनों बराबर हैं। बर्थ रेट जितना है उतना ही डेथ रेट है। लेकिन एक समय ऐसा आया यहाँ के बाद में, ठीक है, कि डेथ रेट कम होता चला गया और बर्थ रेट कांस्टेंट रहा। ऐसा क्यों हुआ? ये वो दौर है जब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही थी, जिसकी वजह से मेडिकल साइंस भी आपका ग्रो कर रहा था। भाई डेथ रेट क्यों ज़्यादा होता था कि लोगों को सही टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता था। अब आप लोग बिलीव करोगे कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो अकबर जो है डिसेंट्री से मौत हुई, अकबर की मौत डिसेंट्री से हुई। डिसेंट्री यानी कि लूज मोशन। और आज अगर घर में किसी को लूज मोशन हो जाए तो आप 2-3 टैबलेट खाओ और ठीक हो जाते हो, यानी कि आप उसके अलावा भी मान लीजिए आप बहुत सारी होम रेमेडीज ऐसी होती हैं कि जो ठीक हो जाते हो आप। लेकिन उस समय पे अवेयरनेस, आज से मतलब मान लीजिए 400-450 साल पहले की बात है कि डिसेंट्री तक का इलाज नहीं था, वो भी मतलब द ग्रेट एम्परर अकबर के लिए। तो कह सकते हैं कि जब आपकी अवेयरनेस कम होती है तो डेथ रेट ज़्यादा होता है। मेडिकल साइंस की जैसे जैसे ग्रोथ हुई, मेडिकल एपरेटस की जैसे जैसे ग्रोथ हुई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वैसे वैसे डेथ रेट कम हो गया। आज की डेट में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज पॉसिबल है, ठीक है, तो डेथ रेट कम हुआ। लेकिन ये वो समय था जब तक लोगों को ये नहीं पता था कि भैया बर्थ रेट की अभी भी क्या है, मतलब बर्थ रेट अभी भी कांस्टेंट बराबर हाई चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है, कम नहीं हुआ है। तो हाई बर्थ रेट है और लो हो गया है डेथ रेट। तो ये क्या है, अब इसमें क्या होगा, मरने वाले लोगों की संख्या हो गई कम और पैदा होने वाले लोग अभी भी ज़्यादा हैं। तो जो अंतर है, अंतर क्या होगा, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। भाई पैदा पहले 10 लोग हो रहे थे, इधर भी 10 लोग हो रहे थे, अब मरने वाले लोग क्या हो गए, 4 हो गए। तो पहले अंतर 0 था, अब यहाँ पर अंतर कितना होगा भाई, 6 होगा। तो पहले पॉपुलेशन जो है स्टेबल थी, मान लो इसको 9 मान लो, तो स्टेबल पॉपुलेशन थी, 0 नहीं दिखा सकते ना। पहले पॉपुलेशन स्टेबल थी, मान लीजिए 1 थी, अब पॉपुलेशन क्या है जी, 6 हो गई, यानी कि पॉपुलेशन क्या हो गई जी, बढ़ गई। तो जब क्या होता है, डेथ रेट कम हो जाता है, डिक्लाइनिंग डेथ रेट आफ्टर अ लेग, एक समय के बाद, और बर्थ रेट जो है बढ़ता रहता है, तो उसको कहते हैं ट्रांजिशनल फेज, यानी कि बदलाव तब आते हैं। और बदलाव जब आते हैं तो इस पॉपुलेशन में कैसा बदलाव आया, हमने देखा क्या कि जी हाई बर्थ रेट होने की वजह से और लो डेथ रेट होने की वजह से पॉपुलेशन आपकी बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है कि ये लाल वाली लाइन देखो, यहाँ तक जहाँ तक ये दोनों चीज़ें इक्वल थीं, यहाँ तक ये भी इक्वल था। जैसे ही ये नीचे आया तो पॉपुलेशन बढ़ी, इन दोनों के बीच का गैप बढ़ा, तो ये पॉपुलेशन का ग्राफ ऊपर चलता चला गया। जितना ज़्यादा गैप यहाँ पे था उस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। अब क्या है, धीरे धीरे अब अभी भी क्या है, देखो डेथ रेट और नीचे जा रहा है, पॉपुलेशन थोड़ा कम होना शुरू हुआ है, तो आपको यहाँ पे अभी पॉपुलेशन ग्रोथ दिखेगी। और एक समय ऐसे आएगा जहाँ पे आप अपने
प्रिवेंटिव मीजर्स की मदद से या किसी भी तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करोगे, डेथ रेट तो हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, मेडिकल साइंस इतनी बढ़ गई है, तो यहाँ पर जाके वापस से स्टेबल होगी सिचुएशन। और पॉपुलेशन ग्रोथ लेकिन अभी इतनी हो चुकी है कि ये आपको ऊपर दिखेगी, लेकिन ऊपर में स्टेबल हो जाएगी। ऊपर में ऐसा नहीं है कि ऐसे जा रही है, ये नहीं होगा, स्टेबल हो जाएगी। तो अभी भारत में भी क्या है, भारत अभी इस फेज में शुरू हुआ है, भारत अभी मॉडर्न वाले फेज में स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि डेथ रेट तो कम है ही, धीरे धीरे हम जो है मतलब जो आज का यूथ है वो ऑब्वियसली एक मेजर पोर्शन ऑफ यूथ कम बेबी प्रेफर करता है या कम बर्थ रेट प्रेफर करता है। तो अब क्या है, हम धीरे धीरे जो है स्टेबल तरीके पे जा रहे हैं। तो इसी वजह से क्या है, हमारी पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है हमारे देश की नंबर में देखा जाए, लेकिन जो पॉपुलेशन का ग्रोथ का रेट है कि कितनी बढ़ेगी और किस परसेंटेज से बढ़ेगी, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये पूरा समझ में आया? इसको कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे पॉपुलेशन शिफ्ट करती है हाई बर्थ रेट से डेथ रेट की, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट की तरफ। भाई दोनों यहाँ पे पहले हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था। इस पूरे ट्रांजिशन में ये देखा कि हम दोनों चीज़ें हाई थी, अब दोनों चीज़ें लो हो गई। और ये जो बीच का पीरियड होता है ना, इस पीरियड को हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये कौन सा पीरियड है? ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का या पॉपुलेशन ग्रोथ का। ये वही समय है जब दुनिया में आबादी, मतलब जिस जिस कंट्री में अगर हम देखें, हर कंट्री के अंदर कभी ना कभी ये हुआ है। और इंडिया में ये कब हुआ? इंडिया में ये हुआ 1970s से लेके 1990s तक। ये बहुत बड़ा चंक ऑफ पीरियड था। ये 20 ईयर्स में हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये जितना मैंने समझाया उतना सब यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको। ठीक है, ये ग्राफ को मैंने और ज़्यादा ब्रॉड करके यहाँ पर डाल दिया है। तो ये यही सारी चीज़ें हैं। तो एक टॉपिक हमारा कौन सा कवर हो गया जी? पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हो गया। अब कंपोनेंट करेंगे हम एक एक करके। ठीक है, साइज वगैरह में और भी पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें करने वाले हैं। तो पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो तो देखेंगे ही आगे, लेकिन ग्रोथ का अच्छा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंपोजिशन में हम देखते हैं कैसे कैसे बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है। ये दो मेजर सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं। तो इन कंपोजिशन को पढ़ने के लिए हमें एक एक को ढंग से समझना पड़ेगा। किसी भी जगह की पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए यही चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा काम में आती हैं, क्योंकि ये दोनों जो बर्थ रेट और डेथ रेट है ये बेसिकली नेचुरल कंपोनेंट है। ठीक है, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, किसी को ज़बरदस्ती पैदा थोड़ी कर सकते हो, नेचुरल इंक्रीज होगा ना। हाँ, आप किसी को ज़बरदस्ती मार सकते हो, लेकिन एक दो लोगों को, 100-200 लोगों को मार सकते हो, आप लाखों लोगों को एक साथ नहीं मार सकते हो। कोविड जैसी चीज़ हो जाए वो एक अलग बात है, आप नेचुरल डिज़ास्टर हो अलग चीज़ है, मेडिकल कोई इशू हो अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों बेसिकली जो काउंट होते हैं ये नेचुरल ग्रोथ उस पर काउंट होते हैं। नेचुरल इंक्रीज है और नेचुरल डिक्रीज है। ठीक है, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। जब ये ग्रोथ रेट, ठीक है, जब ये ग्रोथ रेट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू बर्थ रेट डिफरेंस डेथ रेट। डिफरेंस क्यों लिख रही हूँ मैं, माइनस क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हो सकता है कि कभी डेथ रेट बड़ा हो संख्या में, हो सकता है कभी बर्थ रेट बड़ा हो, तो इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। जब ये डिफरेंस 0 होता है, ठीक है, तब हमारी पॉपुलेशन स्टेबल होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल पे आपकी पहुंच चुकी है, यानी कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं, यानी कि रिप्लेस कर पा रहे हैं। पैदा होने वाले लोग मरने वाले लोगों को रिप्लेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है, या तो आपकी पॉपुलेशन आप कह सकते हो स्टेबल है, ठीक है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, या फिर ये कह सकते हो रिप्लेसमेंट लेवल पे आप पहुंच चुके हो। ये वो रिप्लेसमेंट लेवल क्या है? ये रेट ऑफ ग्रोथ है, वो ग्रोथ रेट है जहाँ पे नई जनरेशन पुरानी जनरेशन को रिप्लेस कर देती है। नई जनरेशन कैसे रिप्लेस करेगी? नई जनरेशन पैदा होगी और पुरानी जनरेशन क्या होगी? डाइंग आउट, यानी कि मर जाएगी। समटाइम्स कई बार ऐसा देखा गया है कि जो समाज होते हैं, समाज में नेगेटिव ग्रोथ रेट भी होता है। जैसे जापान, इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। रशिया इसका क्लासिक उदाहरण है, क्योंकि रशिया में एक समय पर, जब आप वर्ल्ड वॉर्स के बाद में देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रशिया के अंदर जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव हो गया था, क्योंकि वहाँ का यूथ जो कि 2 वॉर सक्सेसिवली लड़ा था,
1914 में, जो कि 1819 में ख़त्म हुआ, और फिर आपका इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फिर उसके बाद कोल्ड वॉर भी चल रहे थे। तो कहने का मतलब है कि जापान किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। और ये बहुत जल्दी समझ गए थे, क्योंकि आइलैंड बेस्ड कंट्री है, ज़्यादा लैंड मास है नहीं इनके पास में, तो इनको पता है कि जितनी कम से कम पॉपुलेशन होगी उतने जो है आप अच्छे तरीके से जी पाओगे। अगर इंडिया जितनी पॉपुलेशन, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश जितनी पॉपुलेशन जापान में पहुंच गई, तो फिर जापान तो मतलब कहाँ ही रहेगा फिर, है ना। और समुद्र में तो आप घर बना नहीं सकते हो। तो रशिया, जापान, इवन इटली, स्पेन जैसी कंट्रीज़ जो आपको भी कोविड के टाइम पे काफ़ी चर्चा में थी, ईस्टर्न यूरोप, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि नेगेटिव ग्रोथ रेट की वजह से चर्चा में रहती हैं। यानी कि यहाँ का जो फर्टिलिटी लेवल है वो बहुत कम है। फर्टिलिटी लेवल का मतलब है कि फर्टिलिटी लेवल कम होगा तभी तो बर्थ रेट कम होगा। फर्टिलिटी लेवल यानी कि जन्म दर तो तब कम होगी ना, बर्थ रेट तो तब कम होगा जब आपका फर्टिलिटी लेवल कम होगा। अब हम फर्टिलिटी लेवल क्या है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक रिपोर्ट आई थी UNDECA, ठीक है, अंदेशा कह सकते हो इसको, अंदेशा UN की एक रिपोर्ट थी, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, जो UN के कोर 6 मेजर अंग हैं उनमें से एक है ये, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन डिवीज़न ने निकाला था कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट है, अब हम इंडिया की बात करें तो 2015 से 2020 तक अगर हम देखें तो इंडिया का ग्रोथ रेट सिर्फ 1.1% है, यानी कि ग्रोथ रेट हमारा कम हुआ है, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं कि ये आगे आने वाले समय में 0.97% ही रह जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में। यानी कि 2025 तक की बात करेंगे तो ग्रोथ रेट हमारा और कम होगा, यानी कि पैदा होने वाले लोगों की संख्या और कम होगी। और 2045 तक अगर हम बात करें तो ये जो है 0.27% ही रह जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ लोग पैदा हो रहे हैं, 1 करोड़ लोग मर रहे हैं, तो 1 करोड़ 27 लाख लोग, 1 करोड़ 27,000 लोग, ठीक है, 0.27% ना, 1 करोड़ 27,000 लोग ही पैदा होंगे। 1 करोड़ का 1% 1 लाख, हाँ 1 करोड़ 27 लाख लोग पैदा होंगे। तो कहने का मतलब है कि रिप्लेसमेंट लेवल भी हमारा ऑलमोस्ट जो है बराबर की तरफ चला जाएगा। और आगे आने वाले समय में 2060-70 में तो ये और हम लोग नेगेटिव ग्रोथ रेट की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि देश जितना ज़्यादा तरक्की करेगा, जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी, उतना ही ज़्यादा आपका ग्रोथ रेट, मतलब पॉवर्टी जितनी कम होगी उतना ही ग्रोथ रेट कम होता चला जाएगा। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने कही है। अब ये बर्थ रेट और डेथ रेट को अलग अलग से समझ लेते हैं, क्योंकि ग्रोथ रेट्स हम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तब हमें और ज़्यादा समझ में आएगा जब हम इन दोनों को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब पहले शुरू करते हैं बर्थ रेट से। बर्थ रेट क्या है? अगर मैं एक फॉर्मल डेमोग्राफी के उस पर बात करूँ, नंबर्स में बात करूँ, तो नंबर्स में देखूँ तो क्या है ये, नंबर्स में देखूँ तो हर साल, ठीक है, हर साल पैदा होने वाले, ठीक है, प्रति 1000 लोगों में, 1000 लोगों की पॉपुलेशन थी, उसमें बर्थ लेने वाले बच्चों की संख्या है, लाइव बर्थ्स, मतलब 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, 1000 लोगों की जनसंख्या में कितने बच्चे नए पैदा हुए हैं एक साल में, उसको कहते हैं, ठीक है, क्या? बर्थ रेट, ठीक है। मान लीजिए कि 1000 लोग हैं आपके एरिया में, उन 1000 लोगों में से मान लीजिए 250 बच्चे उनके पैदा हुए, ठीक, एक साल के अंदर, इन 1 ईयर। नेक्स्ट 1 ईयर में उन्हीं, अब ये 250 तुरंत तो मतलब ये तो बड़े होंगे, अभी ये तो बच्चों में आ गए ना, अगली साल उन्हीं 1000 लोगों ने, या अगली साल या उसके 1-2 साल बाद उन्हीं 1000 लोगों में 300 लोग और पैदा हुए। ये 250 तो बच्चे थे, इनमें 300 लोग और पैदा हुए, तो क्या हो गया? आपका बर्थ रेट इंक्रीज हो गया। पहले 250 पैदा हुए थे, अब 300 पैदा हुए, ठीक है। इसके पीछे के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर ईयर, उसको कहते हैं हम बर्थ रेट, ठीक है, पहली बात। अगली बात, सेंसस इंडिया का देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया 2011 का ही ऑफिशियली अभी मान रहे हैं। तो भारत का जो क्रूड बर्थ रेट है, क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या है? जो एक होता है एक्चुअल, कि भैया इतने तो पैदा हुए, ठीक है, बर्थ जितनी हुई, उनमें से कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि जन्म लेने के बाद बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी हो जाती है,
इन्फेंट यानी कि 0 से 1 साल का बच्चा, वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको तो फिर आप माइनस कर दोगे ना, वो तो बेचारा मतलब कहाँ ही जीवित रहा, वो पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ाएगा आपकी। तो एक्चुअल होता है जितनी लाइव बर्थ हुई, ठीक है, पर 1000 पर ईयर, उनमें से इन्फेंट मोर्टेलिटी आपने हटा दी। क्रूड क्या होता है कि क्रूड में भाई हम कुछ नहीं देख रहे, एक्चुअल नहीं देख रहे, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि लाइव बर्थ कितनी हुई। वो तो हम बाद में देखेंगे कितने मर रहे हैं कितने नहीं मर रहे, ठीक है, कितने बच्चे जी पा रहे हैं कितने नहीं जी पा रहे, वो हम बाद में देखेंगे। तो 2011 के डेटा के हिसाब से जो भारत का क्रूड बर्थ रेट है, वो एवरेज अगर देखें तो 1000 लोगों की जनसंख्या में 1 साल के अंदर वो 21.8 है, ठीक है। बर्थ रेट इन इंडिया अब ये डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, अभी ये 2011 के हिसाब से है, याद रखना। इससे पहले अगर मैं बात करूं 2000 कितने में, 81 में, ठीक है, 1981 में ये डेटा 36 था। अब देख लो आप कम हुआ है कि नहीं हुआ है। 1991 में ये डेटा कम हुआ क्योंकि 10 साल बाद फिर से हमने सेंसस किया। 1991 के बाद हमने जब 2001 का डेटा लिया तो 2001 में ये डेटा और कम हुआ, 26 हुआ 2001 में, और फाइनली 2011 के डेटा की बात करें तो ये 21.8 है। यानी कि भारत की जनसंख्या का जो दर है, जनसंख्या भले ही बढ़ रही हो लेकिन जनसंख्या का जो रेट है, परसेंटेज रेट है, वो कम हो रहा है। 36 से 30 हुआ, 30 से 26, 26 से 2011। तो पिछले 4 सेंसस के अंदर हमने देखा है कि ये कम ही हुआ है। अब अगर 2021 वाला रिलीज होगा, जब भी रिलीज होगा तो उसमें आपको और कम मिलेगा। खैर 2020 में एक सर्वे थोड़ा बहुत जो शुरू हुआ था उसके हिसाब से अगर देखें तो ये डेटा 18 पाया गया था, ठीक है, 21.8 से भी कम होके 2020 में ये 18 हो गया था। यानी कि हमारी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। इसके अब ये तो रही ये वाली बात, लेकिन फिर भी क्या है कि जितनी हमारी जनसंख्या, फिर भी हमारी जनसंख्या तो नियंत्रण में नहीं आ रही है। तो नियंत्रण में नहीं आ रही है, उसके कारण क्या हो सकते हैं? उसके कारण हमारे देश में ये है कि बहुत सारी जगह पे आज भी अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं। अर्ली मैरिजेस होने की वजह से हाई बर्थ रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आपको टोटल फर्टिलिटी जो टाइम पीरियड है, टोटल फर्टिलिटी ड्यूरेशन आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है भाई। जितने मतलब एक उम्र जिसमें आप बच्चा पैदा कर सकते हो वो ज़्यादा हो जाती है। आप 21 साल में शादी कर रहे हो या आप 30 साल में शादी कर रहे हो, तो 30 साल में जब आप शादी कर रहे हो तो फिर आप उसी हिसाब से फर्टिलिटी होगी आपकी। 21 साल में शादी कर रहे हो तो आपके पास चांसेस ऑफ फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा जैसे कि पावर्टी, गरीबी, अभी हमने डिस्कस किया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा लिंक करता है इस चीज़ से। इलिटरेसी, शिक्षा भी हमने डिस्कस करी थी कि जहाँ पे शिक्षा कम होती है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो बच्चों को भी हम ये देखते हैं, बच्चे जो है एक तरीका होते हैं, एक टूल होते हैं गरीब परिवारों के लिए एडिशनल वर्किंग हैंड्स का, कि घर में ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे। कोई रिक्शा चलाएगा, कोई ढाबे पे जो है बर्तन साफ करेगा, सर्विंग करेगा, तो घर में 4 पैसे ज़्यादा आएंगे, इसलिए लोग बच्चे ज़्यादा पैदा कर लेते हैं। कई बार सिर्फ इसी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको बेटा चाहिए और आपके बेटियां हो रही हैं, ठीक है, और आज भी ऐसा होता है। और पढ़े, और ये वाली जो कारण है ना, ये तो भाई आप इसके सामने तो सारे कारण फेल हैं। ऐसा परिवार जो कि वेल्दी है, ठीक है, अपर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, ऐसा परिवार, और ये सारी एक ही फैमिली के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं कि ये वेल्दी भी हैं, ये एजुकेटेड भी हैं, ठीक है, और ये गांव में भी नहीं रह रहे, ये अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं। सारी की सारी पॉसिबिलिटी यहाँ मैच कर रही हैं। उसके बाद भी इनके घर में बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके पीछे का जो कारण है वो है सन मेटा प्रेफरेंस। सन मेटा प्रेफरेंस मतलब कि हमें 3 लड़की करनी होंगी तब भी हमें, मतलब हमें बेटा चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर 5 बच्चे करने के बाद 6ठे बच्चे पे बेटा हुआ है तो वो एक लड़के के लिए आपने 5 जो है एडिशनल, कंट्री के अंदर तो अगर आप देखो एज अ नंबर एडिशनल जो है आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है सिर्फ एक लड़की के लिए। फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है, मतलब मैंने तो खुद देखा है, आपने भी देखा होगा कि चलो एक लड़का हो गया, ठीक है, मतलब टोटल 6 बच्चे हो गए। फिर समाज कहेगा, मतलब या समाज कहेगा या आपका खुद का भी होता है कि एक और करके देखते हैं, 1 से 2 लड़के ज़्यादा है, मान लो एक खाना नहीं देगा, लड़कियां अपने घर चली जाएंगी। मतलब सोसाइटी की जो मेंटलिटी है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। लड़कियां अपने घर चली जाएंगी, ठीक है, लड़का एक रहेगा,
मान लो उसने खाना नहीं दिया, उसने बहनों के साथ में रिश्ता नहीं रखा, एक और लड़का होना चाहिए, तो उसके चक्कर में आपने 7वां बच्चा भी कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक के चक्कर में जो है 5-6 और बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसा रीज़न है, इस रीज़न पे तो मतलब 4-5 बाकी पॉसिबिलिटी सब फेल हैं इसके आगे। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी भी एक कारण था, लेकिन ये कारण अभी नहीं है, अभी ये कारण कम देखा गया है। ये कारण पहले था 1900s से लेके आप कहें 1970s 80s तक के टाइम पे ये बहुत था। जब जिस समय हमारा जनसंख्या विस्फोट हुआ उस समय ये ज़्यादा था। ये ज़्यादा इसलिए था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी। मेडिकल फैसिलिटीज़ के अभाव में, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से बच्चे पैदा होते थे और मर जाते थे, और इस वजह से माँ बाप कई बार ज़्यादा बच्चे हो जाते थे, क्योंकि माँ बाप को भी और परिवार को भी ये रहता था कि कोई भी बीमारी से, क्योंकि कोई भी आपके पास में फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इस वजह से भी बच्चे हो सकता है कि ख़त्म हो। तो 8-8 10-10 बच्चे होते थे एक एक घर में, आपने भी देखा होगा। ठीक है, बड़े परिवारों के अंदर आपने देखा होगा, और मतलब 16-16 17-17 बच्चे भी हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी देखा होगा कि आपके 4 मामा हैं, 5-6 मौसियाँ हैं, या 5-6 मामा हैं, 3-4 मौसियाँ हैं, तो ऐसा, या चाचा हैं या बुआ हैं, ऐसा बहुत होता है। तो ये 8-9 बच्चे वाली प्रथा तब थी जब मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम हुआ करती थी, और उनमें भी आप ये पूछोगे ना तो आपके पेरेंट्स भी आपको बता सकते हैं कि भाई हम इतने थे और हम में से मतलब इतने तो ख़त्म हो गए। तो ये हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी भी एक रीज़न है। इस सब के अलावा एक और रीज़न है जिसकी हम आज के दौर में चर्चा कर सकते हैं, जो कि पहले ये चर्चा बहुत ही मतलब नैरो माइंडेड मानी जाती थी, लेकिन आज की डेट में ये बहुत ही रिलीवेंट है। लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। ठीक है, लोगों को प्रिवेंटिव मीजर्स लेना आता ही नहीं है, और उस वजह से भी लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन या एक्सेस टू बर्थ कंट्रोल, कि भाई वो बर्थ को कैसे कंट्रोल कर सके, अनवांटेड बर्थ को कैसे कंट्रोल कर सके, तो उसका जो है लोगों को नहीं पता है। और इस वजह से भी रूरल एरियाज़ में आप देखोगे आज की डेट में भी जो है, और रूरल के अर्बन एरियाज़ में भी जो लोग नहीं डिस्कस करते हैं, तो ये चीज़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। इस सब के अलावा महिला जो कि एक बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देने में उसका जो अधिकार है, वो अधिकार उस महिला को नहीं मिलता है। मतलब उसको बेसिकली वो इज शी रेडी और इज शी नॉट रेडी, ये उससे पूछा ही नहीं जाता है। तो लैक ऑफ ऑटोनॉमी, उसके खुद का जो है कंट्रोल ही नहीं है, मतलब उसको बच्चा करना है या नहीं करना है। तो इस वजह से भी, क्योंकि महिलाओं के ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है, आज शादी हुई कल से गुड न्यूज़ देने की, मतलब आपको पीछे से इंजेक्शन लगाया, मतलब पीछे से पिंच किया जाएगा, गुड न्यूज़ के नाम पे आपको इतना प्रेशराइज कर दिया जाएगा कि आप जो है खुद डिसीज़न ले ही नहीं पाए, और एज अ महिला तो आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भारत की जनसंख्या को इतना बढ़ाने में। तो बर्थ रेट ये डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं जी डेथ रेट का। एक समय ऐसा था कि जब लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, उसकी वजह से क्या होता था कि ज़्यादा लोग मर जाते थे। ठीक है, तो उसकी वजह से हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी होता था, बच्चे पैदा होते थे और फिर किसी न किसी बीमारी से, मलेरिया से, ठीक है, निमोनिया में भी ख़त्म हो जाते थे। तो 0 से 5 साल के जो बच्चे थे उनका जो लाइफ को अटेन करने का रेट था वो बहुत कम था। डेथ रेट इसकी वजह से भी ज़्यादा था। दूसरा, जो ओल्ड एज के लोग थे उनको भी प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिलती थी, इसलिए भी छोटी मोटी बीमारी में ख़त्म हो जाते थे। इन सब कारणों की वजह से डेथ रेट एक समय पे ज़्यादा रहता था। लेकिन अभी जो है, अभी ना तो ये कारण है क्योंकि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी तो अब नहीं है, अब तो खूब सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो हाई डेथ रेट तो तब होता था, अभी क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत हो गई हैं। तो अब जो है, अगर बच्चा बीमार है आपका, ठीक है, अगर आप चिल्ड्रन में भी देखें तो अटेनमेंट रेट, लाइफ अटेनमेंट रेट काफ़ी है। ठीक है, आप बच्चों को बचा सकते हैं अगर आप प्रॉपर इलाज सही समय पे करवा लें। इवन आप बड़ों को भी, एडल्ट्स को और ओल्ड पॉपुलेशन जो है उसको भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि अब जो डेथ रेट है, यानी कि मरने वाले लोगों की संख्या हो गई है कम। तो अगर बर्थ रेट बढ़ता चला गया और डेथ रेट कम होता चला गया, तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो है क्या है, पॉपुलेशन ग्रो करेगी।
यही हम इतनी देर से पढ़ रहे थे। अब सिर्फ डेटा की बात करते हैं। तो क्रूड डेथ रेट, ठीक है, कि हमें तो सिर्फ नंबर चाहिए। क्रूड डेथ रेट हमें बताता है कि एक साल में 1000 लोगों में, ठीक है, एक साल में 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हुई है, ये आपका क्रूड डेथ रेट है। ठीक है, 2019 के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर 1000 लोगों में से डेथ रेट जो है 7.27 का निकल के आया था। पिछले 50 साल की बात करें तो इंडिया का जो डेथ रेट है ओवरऑल, अगर हम देखें भाई इंडिया में विकास भी हुआ है आज़ादी के बाद में, तो पहले जो था 17.19 था 1970 के अंदर पर 1000 पर्सन पे। ठीक है, अब ये 7.19 हो गया है 2019 के अंदर, 7.27 और 19। ठीक है, तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने विकास तो किया है, उसकी वजह से लोगों की मृत्यु अब अननेसेसरली रीजंस की वजह से कम हो रही है। नेचुरल रीजंस जो हैं एक एज को प्राप्त करके वो तो हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कभी ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो तो नहीं होगा। बर्थ रेट एक बार को ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, ये तो मतलब जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही। ठीक है, तो ये ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता, ये कम हो सकता है। इसके फैक्टर्स क्या है, डेथ रेट क्यों कम हो रहा है? डेथ रेट कम होने के पीछे मैंने जैसे कई कारण बताए। सबसे पहला कारण है इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, आपको मेडिकल केयर मिल रही है। दूसरा कारण है पहले जो है न्यूट्रिशनल लेवल नहीं था अच्छा, तो बच्चे जो हैं कुपोषण का शिकार हो जाते थे और इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाते थे। तो अब क्या है, स्टारवेशन, भुखमरी नहीं है, मेल न्यूट्रिशन नहीं है। भारत एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है फूड प्रोडक्शन के मामले में, इसलिए जो है अब बच्चों की मृत्यु या लोगों की मृत्यु कम हो रही है। पहले फेमाइन की वजह से लोग मर जाते थे, जैसे आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि फेमाइन की वजह से 1919 में भी फेमाइन आया था, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग खत्म हुए थे। तीसरा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ठीक हुआ है, लोग मतलब हाइजीनिक तरीके से रहते हैं, पहले से ज़्यादा बेटर रहते हैं। साफ़ पीने का पानी जो है अब उसका एक्सेस ज़्यादा है, तो इस वजह से जो पानी से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं वो कम हो गई हैं। ठीक है, इन्फेक्शन डिजीज़ के आपको जो है टीके वगैरह लगते हैं बच्चों को, बैक्टीरियाज और वायरल डिजीज़ के भी टीके वगैरह लगते हैं। और अगर हो भी जाती है तो आज की डेट में 3-4 दिन का, 5-6 दिन का जो है एंटीबायोटिक्स का कोर्स करके आप ठीक हो सकते हो। इन्फेंट मोर्टेलिटी भी कम हुई है, क्योंकि भारत में आज की डेट में नियोनेटल, कहते हैं ना बच्चों वाले आईसीयू में रखा है, एनआईसीयू कहते हैं इसको, नियोनेटल आईसीयू। ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट होती हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको 1-2 दिन वहाँ पे रखा जाता है जिससे कि वो स्टेबल हो जाए, मतलब उनको सारा चीज़ वो मिलती रहे। तो पब्लिक हेल्थ केयर अच्छी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है रिप्रोडक्टिव एज को सर्वाइव कर पा रहे। सर्वाइव कहने का मतलब ये है कि अब वो लोग 21 साल की उम्र में शादी नहीं कर रहे। मान लो एक एवरेज 30 साल की उम्र में काम कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो जो इनकी फर्टिलिटी वाली एज है उसको तो ये वैसे ही निकाल ले रहे हैं, आधे से ज़्यादा समय तो उसका वैसे ही निकाल ले रहे हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है और मैटरनल मोर्टेलिटी वो कम हो गई। अच्छा, मैटरनल, इन्फेंट तो चलो बच्चों की होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब जो जन्म देते देते माँ खत्म हो जाती है उसको मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। ठीक है, पहले से ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशंस हैं, कम्युनिटी हेल्थ स्कीम्स चल रही हैं लोगों के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, क्योंकि अब मशीनरी वगैरह बहुत ज़्यादा आ गई है, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था उसके बाद से। डिजीज़ फ्री जो है आप यूज़ कर रहे हैं, हाइब्रिड और हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं। खैर, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ करने पर मैं आपको बता दूं, तुरंत तो आपकी मृत्यु आज की डेट में नहीं हो रही है, लेकिन ये चीज़ें कार्सेनोजेनिक हैं, यानी कि कैंसर जैसी समस्याएं फर्टिलाइजर्स की वजह से हो रही हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं, बट उनका इलाज है। अब कैंसर में जैसे काफ़ी सारे तरीके के कैंसर का इलाज नहीं है, या फिर वो इतना सस्ता नहीं है कि हर कोई उसको अवेल कर पाए, लेकिन इनसे लॉन्ग टर्म पे प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। ठीक है, फूड प्रोडक्शन और फूड की अवेलेबिलिटी हर जगह है, इसकी वजह से लोगों को एडिकेट फूड मिल पा रहा है ओवरऑल ज़्यादा बड़ी जनसंख्या को देश के अंदर, इसीलिए हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो डेथ रेट हमने पढ़ लिया, बर्थ रेट पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब हम जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, एक तो ये पढ़ना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बाद में हमें एक कोविड-19 और चाइल्ड मोर्टेलिटी, कितने बच्चे खत्म हुए उस समय पे, मैटरनल मोर्टेलिटी जो मैंने आपको बताया जैसे कि माँ जो ख़त्म हो जाती हैं, फर्टिलिटी रेट जिसकी हम अभी तक बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ तक के आज हमें ख़त्म करना है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं इनको क्या क्या है इनके अंदर, और बहुत ही ईजी है इस यूनिट को समझना है, इसलिए पहले हम इसको कवर कर रहे हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है कि भैया 1000
अब यहाँ पे चेंज हो गया, पहले हम पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, अब हम ये कह रहे हैं कि 1000 लोग पैदा हुए, ठीक है, मान लीजिए 1000 बर्थ हुई, पैदा हुए, उनमें से कितने बेबीज की डेथ हो गई? डेथ ऑफ बेबीज पर 1000 बर्थ, 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो गई बिफोर 1 ईयर? बिफोर 1 ईयर मतलब पहला बर्थडे नहीं मना पाए वो, यानी कि 0 से लेके 1 साल तक के कितने बच्चे खत्म हुए 1000 जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में से, तो उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि 0 से 1 साल के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। जो डेटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था 2020 के अंदर, क्योंकि अपना सेंसस तो नहीं आया था, तो एक उन्होंने डेटा लॉन्च किया था। इस डेटा के अंदर इनका कहना है कि भारत के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2018 में था वो 32 था, यानी कि 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उनमें से 32 बच्चे मर जा रहे हैं, यानी कि 0 से लेके 1 साल तक भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, पहला बर्थडे नहीं मना पा रहे हैं वो अपना, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि पहला बर्थडे जो सर्वाइव कर गए, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा वाले, इनको कहते हैं हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यानी कि 5 साल से छोटे, कि मतलब जो 1 साल से 5 साल तक के हैं, मतलब 5वां बर्थडे नहीं मना पा रहे हैं अपना, उनकी संख्या भारत के अंदर कितनी है? उनकी संख्या प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के होने से पहले जो मर जा रहे हैं वो है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 1000 बच्चों में से। तो सेक्स स्पेसिफिक भी इन्होंने बताया कि लड़के कितने खत्म हो रहे हैं और लड़कियां कितनी खत्म हो रही हैं, क्योंकि एक दौर हमने ये भी देखा है अपने समाज में जहां लड़कियां पैदा होती थी उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो 1990 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 1990 के अंदर 122 मेल्स 1000 लड़कों में से खत्म होते थे और 131 लड़कियां 1000 लड़कों में से खत्म होती, 1000 पैदा होने वाली लड़कियों में से खत्म होती थी। कहने का मतलब भाई देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट तो सबके लिए बराबर था देश के अंदर, किसको दे रहे हो किसको नहीं दे रहे हो वो तो पेरेंट्स के ऊपर और समाज के ऊपर डिपेंड करता है। आज की डेट में, ये तो 1990 के अंदर था, आज की डेट में ये डेटा काफ़ी घट गया है, ये 34 हो गया है और ये 35 हो गया है 2020 में, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लड़के और लड़कियों के बीच में। लेकिन ओवरऑल अगर ये तो 1000 की बात है, अगर हम 141 करोड़ जनसंख्या के अंदर देखें तो पैदा होने वालों में फिर भी ये ज़्यादा ही रहेगा कि लड़कियां ज़्यादा मर रही हैं आज भी, ठीक है, 2019 का डेटा है ये, ठीक है। तो ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज वाइज और सेक्स वाइज। अब हम बात करते हैं कि स्टेट का क्या हालचाल है, इसमें कौन कौन सी स्टेट्स के क्या क्या हालचाल है। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा पुअर है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे ख़त्म होते हैं कंट्री के अंदर। जहाँ आज की डेट में 2019 में 34 और 35 डेटा है कंट्री के अंदर, वहीं पे MP का डेटा 48 है। अब ये कंट्री का डेटा इसलिए कम है क्योंकि किसी स्टेट के अंदर ये बहुत ही कम होगा, किसी स्टेट के अंदर ज़्यादा होगा, तो एक एवरेज ले लिया है। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा एज अ स्टेट अगर हम देखें तो 48 बच्चे जो हैं ख़त्म हो रहे हैं। और नागालैंड सबसे बढ़िया है भाई साहब, नागालैंड में जहाँ के आज की डेट में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और उतनी चीज़ें भी नहीं है जितनी MP में है, लेकिन वहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ 4 है, ठीक है, कहाँ 4 और कहाँ 48, ठीक। ये तो हो गया स्टेट वाइज। अब हम अर्बन इंडिया का बात करते हैं और फिर हम रूरल इंडिया की बात करेंगे। तो अर्बन इंडिया का अगर हम डेटा देखें, ठीक है, उसमें भी अर्बन और रूरल के बीच का जो डिफरेंस है वो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश का जो रूरल एरिया है इसमें अगर देखो तो रूरल मध्य प्रदेश में 51 लोग मरते हैं, मतलब सॉरी 51 बच्चे खत्म हो जाते हैं, और अर्बन मध्य प्रदेश में 32 बच्चे खत्म हो जाते हैं, तब जाके इनका जो एवरेज है वो इतना आता है 48 के आसपास। अब जो रिसेंट धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, उससे भारत के अंदर जो मतलब जब बच्चों के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, पोषण अभियान वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये डेटा और कम होएगा ओवरऑल इंडिया का। अगर एक नंबर की बात करें, ये तो एवरेज की बात कर रहे हैं जो पर 1000 के ऊपर है, ठीक है, ओवरऑल नंबर की भारत की जनसंख्या के अंदर बात करें तो 8,82,000 बच्चे ऐसे हैं, 8,82,000 बच्चे 2018 के अंदर 5 साल का भी मतलब 5 साल अटेन नहीं कर पाए थे, यानी कि 5th बर्थडे अपना नहीं मना पाए थे, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा था। 2018 के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे ख़त्म हुए,
82,000। और तब तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि कोविड था, कोविड में ख़त्म हो गई, ठीक है। 8,82,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है एक ऐसे देश के लिए जो दुनिया में बात करता है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, टॉप 3 में हमारा नाम होगा, हमारा जीडीपी ये, हमारा जीडीपी वो, जहाँ पे हम दुनिया के अंदर ललकारते हैं, वहाँ एक साल में 8,82,000 बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण, इसमें सबसे बड़ा कारण जो है लोगों की अवेयरनेस का है। दुनिया में हम जाके कुछ भी डंका पीटाएं, जब तक हम अपने लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, अवेयर नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रूरल एरिया, कुछ कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जिनके अगर आप रूरल एरिया में चले जाओ तो आपको वहाँ पर एक पब्लिक हेल्थ केयर भी नहीं होगा अवेलेबल, और अगर होगा तो कई बार डॉक्टर साहब नहीं आ रहे होंगे, कई बार आपके पास में दवाइयाँ नहीं होंगी। एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर का मतलब है वो जन्म देते ही जो बच्चे को जितनी भी केयर मिलती है, जैसे एनआईसीयू में डाल देते हैं, ठीक है। बच्चों को जॉन्डिस होता है जनरली, तो उनको एनआईसीयू में रखते हैं कुछ टाइम के लिए, इनको एंटीनेटल केयर कहते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी नियोनेटल केयर, वो भी है नियोनेटल केयर। तो ये भी जो है जन्म लेने के बाद वाली चीज़ें हैं। मैटरनल हेल्थ, जो माँ है उसकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, तो जब उसकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चा भी जो है वीक पैदा होगा। पोस्ट नेटल केयर, एंटीनेटल जो है वो जन्म से पहले होता है, जैसे कि ड्यूरिंग द 9 months ऑफ द कंसीविंग, उस टाइम पे 9 महीने के दौरान जब एक महिला एक बच्चे को गर्भ धारण करके कंसीव करती है, उस समय में काफ़ी सारी मेडिकल केयर की चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड के दवाइयाँ दी जाती हैं, कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती हैं, जिससे बच्चे की भी हड्डियाँ, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर बन रहा है, तो आपके शरीर की जितने भी मतलब आपकी बॉडी का जो कैल्शियम है उसी में से कैल्शियम बन रहा है, तो आपको भी चाहिए और फिर और बच्चे को बनाने के लिए और उसमें भी चाहिए, ठीक है। आपका हीमोग्लोबिन जो है ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको भी खून चाहिए और उसकी बॉडी बनाने के लिए भी खून चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एंटीनेटल केयर में आती हैं। पूरे 9 महीने की जो केयर है, पूरे 9 महीने का जो खान पान है, दवाई गोली है, वो सब इसमें आता है। पोस्ट नेटल, जन्म लेने के बाद बच्चे का अलग और माँ का अलग, दोनों का केयर करना, ये सब जब नहीं होता है तो भारत के अंदर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है। और इन्हीं कारणों की वजह से, सेम कारण है जिनकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी यानी कि माँ की भी डेथ आपको देखने के लिए मिलती है। और ये बहुत बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने कहा कि पहले आपको लोगों की सोच पे काम करना होगा, उनकी अवेयरनेस के लिए काम करना होगा। मेल न्यूट्रिशन, कुपोषणता, सैनिटेशन ठीक नहीं होना, साफ सफाई, और इम्यूनाइजेशन, मतलब इंसान के अंदर इम्यूनिटी नहीं होना, चाहे वो माँ की हो चाहे वो बच्चे की हो, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं इसको। जब ये नहीं होती है तो ऑब्वियसली जो है आप फेटल सिचुएशंस में जा सकते हैं। तो अगर आप नंबर्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर 2005 का जब डेटा आया था, एक डेटा आया था जिसके अंदर ये बोला गया था कि पहले एक्चुअली जो है घर पर ही डिलीवरीज हो जाती थी। अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एक टर्म है, यानी कि आप हॉस्पिटल में, यानी कि आपका जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है आपका, वहाँ पे जाके आप डिलीवरी करा रहे हो, तो वो रेट हमारे यहाँ पे डबल हो गया है, ठीक है। पहले ये 38.7% हुआ करता था एक समय पर, लेकिन 2005 में जब डेटा रिलीज़ हुआ तो अब हमारे यहाँ ज़्यादा बच्चे हॉस्पिटल्स में होते हैं, घरों में कम होते हैं। 2015-16 में ये डेटा आया था, डबल हुआ है। 2005 में कितना था? 38.7। तो ये डेटा बढ़ने का मतलब है कि भाई आपको, अगर आप हॉस्पिटल में कराओगे तो फैसिलिटीज़ जो हैं आपके पास में हैं, और अगर कोई सिचुएशन ख़राब होगी तो आपको मतलब बहुत ही इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो इससे क्या है, रिड्यूस हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स। न्यूबॉर्न केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, जैसे शहरों के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे एनआईसीयू हैं, लेकिन कुछ गांव के अंदर जो है कोई एनआईसीयू की व्यवस्था नहीं है। इवन मैंने तो ऐसा भी देखा है, करीब करीब मैं आपको बताऊं, 2009 की बात है, 9 या 10 की वो होगी, 10 या 11 की बात है, 2010-11 की बात है। एक फीमेल ने 2 ट्विंस को जन्म दिया, और जन्म दिया अलीगढ़ के अंदर, ठीक है। अलीगढ़ क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ा, भारत का एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, एएमयू है वहाँ पे, एएमयू का अपना मेडिकल केयर है, वहाँ पे सब कुछ है, और वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ये जन्म दिया गया, लेकिन उस प्राइवेट हॉस्पिटल में उन दोनों ट्विंस को रखने के लिए एनआईसीयू नहीं था, सोचिए आप। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2011-12 की, 2010-11 की बात है, ठीक है।
तो बच्चों को अलग रखा गया एक दूसरे हॉस्पिटल में जो 4-5 किलोमीटर दूर था, और माँ को अलग रखा गया, माँ वहीं जहाँ पर जो अपना नॉर्मल हॉस्पिटल है वहाँ पे है। तो कितनी बड़ी ये मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि जब एक फीड कराने का समय आएगा, और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये 8-10 दिन की बात है, तो माँ अपने हॉस्पिटल से बच्चों के हॉस्पिटल जाती है, फिर उसको फीड कराती है, फिर वापस आती है। तो ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये तब है जब आप सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, सेम सिटी के अंदर हो। जब आप विलेजेस में हो तो ये केयर भी आपको नहीं मिल पाती है, ठीक है। हाउस होल्ड की वेल्थ, मैटरनल एजुकेशन, मतलब पैसा कितना है आपके पास में, आपको नॉलेज कितनी है, इन सब चीज। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बीएड एमएड कर लो, एजुकेशन का मतलब आपको अवेयरनेस और नॉलेज कितनी है। ये सारी चीज़ें इन्फेंट और चाइल्ड मॉर्टेलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। बच्चों को बुखार आ रहा है, दवा दिलवा लाए, 6-7 दिन बाद भी नहीं जा रहा, फिर दवा दिलवा लाए, फिर भी नहीं जा रहा, तीसरे डॉक्टर से दवा दिलवा लाए, दूसरे से दिलवा लाए, लेकिन आप उसके चेकअप्स नहीं करा रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो वो बॉडी के अंदर क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो फीवर बार बार आ रहा है। तो ये क्या है, ये नॉलेज की कमी है, ये अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। तो अवेयरनेस कम होने की वजह से जो है ऐसे केसेस ज़्यादा होते हैं। जनवरी 2019 के बीच में रिपोर्ट आई थी कि जो पढ़े लिखे और पैसे वाले मतलब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, 20% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके बच्चे किसी भी बड़ी बीमारी में भी 3 गुना ज़्यादा सर्वाइवल के चांस हैं उनके एक ऐसी फैमिली से जिनके पास में उतना पैसा नहीं है लगाने के लिए। मतलब 2 फैमिलीज हैं, दोनों के बच्चों को सेम बीमारी हुई है, तो जो वेल्दी फैमिली है वो ज़्यादा पैसा खर्च कर देगी क्योंकि उसके पास में है, तो 3 गुना ज़्यादा चांसेस हैं उसके बच्चे के बचने के। बात करते हैं कोविड-19 के दौरान क्या हुआ। यूएन की एक रिपोर्ट आई, ट्रेंड्स इन चाइल्ड मॉर्टेलिटी रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि कोविड-19 पेंडेमिक ने सबको तो थ्रेट किया ही, पूरी की पूरी मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन जो चाइल्ड डेथ है, ठीक है, उसमें हम देखें तो लो बर्थ वेट, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग दी बर्थ, जन्म लेते समय कॉम्प्लिकेशन, न्यूनेटल डिजीजेस, निमोनिया, डायरिया, मलेरिया, वैक्सीनेशन, इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि ये कोविड के टाइम पर क्या हुआ था, हॉस्पिटल सब जो है कोविड वार्ड्स में चेंज हो गए थे, नॉर्मली आपको बाकी डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे थे, बाकी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहे थे, और लोग जा भी नहीं रहे थे घर से बाहर, और इन सब वजहों से ज़्यादा डेथ हुई बच्चों की कोविड की वजह से डेथ नहीं हुई, कोविड के ड्यूरेशन में जो उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया बच्चों को, उनकी वजह से जो है दिक्कत हुई। और डेटा ये भी कहता है कि कोविड से पहले हम एक ऐसे दौर में आ गए थे जहाँ पर वैक्सीनेशन ने बहुत ज़्यादा बच्चों की जान बचाई भी है। कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ रिजल्टेड इन द मेजर डिसरप्शन, क्योंकि हम कोविड से पहले अगर देखें तो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, ठीक है, और अभी भी हैं, लेकिन कोविड के टाइम में क्योंकि हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो मेजर डिसरप्शन हो गया आपका हेल्थ सर्विसेज का, क्योंकि सबका सब जो है कोविड को ट्रीट करने में लग गए। तो इसकी वजह से प्रिवेंटेबल जो बच्चों की डेथ थी, जिनको बचाया जा सकता था, प्रिवेंट किया जा सकता था, वो भी प्रिवेंट नहीं हो पाया, और इस वजह से काफ़ी बच्चों की डेथ के हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले। ऐसे डिसरप्शंस जब होते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज में, तो ऐसे डिसरप्शंस में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है न्यू बॉर्न बेबीज़ का, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी को चाहिए होती है एकदम एक्सटेंसिव केयर, ठीक है, और वो हाइयर रिस्क ऑफ डाइंग पे होते हैं, मतलब उनके मरने का जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ कोविड-19 से जुड़ी हुई है। मैटरनल मॉर्टेलिटी, वही जो मैंने आपको अभी तक बताया कि 1000 महिलाएं अगर बच्चों को जन्म दे रही हैं तो उनमें से कितनी महिलाएं जो हैं ख़त्म होती हैं। नंबर ऑफ विमेन हु डाई इन चाइल्ड बर्थ, जन्म देते समय, बच्चे के बर्थ के समय 1000 अगर लाइव बर्थ्स होती हैं तो उनमें से कितनी महिलाएं ख़त्म हो जाती हैं। WHO के हिसाब से मैटरनल डेथ का जो ड्यूरेशन है वो 42 डेज के टाइम तक हम करते, विद इन 42 डेज, कि या तो महिला प्रेग्नेंट है उस टाइम पे मैटरनल मॉर्टेलिटी तब भी काउंट होगी अगर महिला प्रेग्नेंट है और उस टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है, या फिर अगर उसने अबॉर्शन कराया है, बेबी का टर्मिनेशन कराया है और उसके 42 दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाए, वो भी मैटरनल मॉर्टेलिटी है, या फिर जन्म देने के बाद ख़त्म हो जाए, वो भी मैटरनल मॉर्टेलिटी है। ये तीनों चीज़ें मैटरनल मॉर्टेलिटी में आती हैं, और 1000 महिलाओं में से ऐसी कितनी महिलाएं ख़त्म हुई हैं उसको उसका रेट यानी कि परसेंटेज से आप काउंट कर सकते हो।
बुलेटिन ये बताता है, स्पेशल बुलेटिन है मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया का 2016 से लेकर 18 तक के बीच का डेटा दिया है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ने, और उन्होंने कहा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यानी कि MMR, ये जितनी भी चीज़ें अभी तक हम काउंट कर रहे हैं रेशियो में काउंट कर रहे हैं, यानी कि अगर आप उसमें 100% का गुणा कर दोगे तो वही चीज़ आपकी परसेंटेज में हो जाएगी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है कम हुआ है 2016 से 18 में, क्योंकि 2015 से 17 में देखें हम तो 122 था और 16 से 18 में 113 हो गया, यानी कि कम हुआ है। टारगेट 3.1 क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आप पढ़ते हैं SDG, उनका 3.1 टारगेट है, टारगेट नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1, जो कि ये कहता है कि हमें रिड्यूस करनी है ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी कि महिलाओं की जो ये डेथ है इस तरीके से होने वाली, उनको हमें कम करना है। पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो हमें लेस देन 70 करना है, ठीक है। पूरी दुनिया में देखें तो अगर एक साल के अंदर 1000 महिलाएं हैं और उनमें से भी मतलब पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें आपके बहुत सारे कंट्रीज तो ऐसे आते हैं जिनमें कि आपकी बेसिक सुविधाएं खाना तक नहीं है, ठीक है, जैसे अफ्रीका के काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, तो ये हमें कम करनी है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये दोनों ही चीज़ें वहाँ ज़्यादा देखी जाती हैं जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे समाज के अंदर बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखोगे तो वहाँ पर तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ये दोनों रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी समाज की पॉवर्टी या उस समाज की बैकवर्डनेस का इंडिकेटर हैं, ये उसके सूचक हैं, ठीक है। वहीं ये डेटा आपको बता देगा कि कितना प्रोग्रेसिव समाज है ये। बात करते हैं फर्टिलिटी रेट की, लास्ट टॉपिक है ये आज का हमारा। जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी तक, फर्टिलिटी रेट यानी कि जन्म देने की दर, जन्म देने की, ठीक है, जन्म की दर नहीं, जन्म देने की जो क्षमता है उसकी दर, ये क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वीमेन। एक थी मैटरनल मोर्टेलिटी, कितने मर रहे थे, एक थी इन्फेंट मोर्टेलिटी, कितने बच्चे मर रहे थे। फर्टिलिटी रेट क्या है कि 1000 महिलाओं में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो कि बच्चों को जन्म दे सकती हैं, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप के अंदर आती हैं। चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप यानी कि 15 से 49 ईयर्स का एज ग्रुप, ये वो एज ग्रुप है जब एक महिला की आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है और फिर उसका क्या बोलते हैं उसको, मेनोपॉज शुरू होता है 49 में, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का अगर देखा जाए तो 2.41 है, एवरेज बात करें इंडिया का, पूरे इंडिया का। इसमें हर स्टेट के अलग अलग हैं, अर्बन का अलग है, रूरल का अलग है, ये सब है। टोटल फर्टिलिटी रेट डिफाइन करता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो कि पैदा हो रहे हैं हर विमेन से, एक महिला कितने बच्चे पैदा कर सकती है इफ शी वर टू लिव टू द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज, कि मतलब उसकी चाइल्ड बियरिंग एज यानी कि 49 ईयर्स तक की एज में कितने बच्चे वो पैदा कर सकती है। यूजुअली इसको इस एज तक लिया जाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस एज के ऊपर भी आप कर सकते हो, बट वो एक अलग चीज़ है। ये फर्टिलिटी रेट 5.2 था 1971 में, यानी कि एक महिला औसतन कम से कम 5 बच्चे तो पैदा हो ही रहे थे। 1981 में ये 4 हो गए औसतन, किसी के 8 भी हो रहे होंगे, किसी के 2 भी हो रहे होंगे, ठीक है। 1991 में, जिस साल मेरा जन्म हुआ 1992 में, 1991 में ये 3.6 हो गया, ठीक है, यानी कि औसतन कम 3 या 4 इन दोनों के बीच में, और कुछ महिलाओं के ज़्यादा भी हो रहे होंगे, कुछ कम भी हो रहे होंगे, ठीक है। 2011 में देखा जाए ये और कम हो गया, 5.2 से घटते घटते ये 2.4 आ गया। अब ये और कम हो जाएगा, जैसे मान लो कि मेरी बच्ची खुद की 5 साल की बच्ची है, 5.5 साल की बच्ची है, और अगर मान लीजिए कि आई एम इन द चाइल्ड बियरिंग एज, और अगर कोई बच्चा नहीं होता है तो वो एवरेज क्या है, मतलब मेरा तो एक ही है लेकिन वो ओवरऑल एवरेज में तो काउंट होगा ना, इस तरीके से। सो TFR इन रूरल एरिया ये भी डिक्लाइन हुआ है, गाँव में भी लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, 5.4 से 2.7 आ गया है यहाँ, ठीक है। गाँव में पहले 5.4 था, अब 2.7 आ गया है। शहरों में 5.2 था, मतलब शहरों के लोग भी आमतौर पर उतने ही बच्चे पैदा करते थे, अब ये कितना आ गया, 2.4 आ गया है, ठीक है। आगे संभावनाएं ऐसी हैं कि ये आगे आने वाले पीरियड में 1.9 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक बच्चा या फिर 2 बच्चे बस, तो ये भी है। और अब की जो यूथ है उसमें सेलिब्रेसी वगैरह का भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा चल रहा है, तो वहाँ पे भी। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट लेवल की, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट जब ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं तो उसको हम रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। जितने पैदा हो रहे हैं
उतने ही मर रहे हैं, या फिर जितने मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं। ठीक है, ये ज़रूरी होता है क्योंकि रिप्लेसमेंट लेवल क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, वो आपको ज़रूरी है, पैदा करना भी ज़रूरी है, बर्थ रेट भी ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ नीडेड टू रिप्लेस द पेरेंट्स। यानी कि एक समय पर जब आपके मतलब एक समय पर जब आपकी जनरेशन का जो ओल्ड एज है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा, और मान लीजिए बर्थ रेट होता नहीं है, तो वो उस देश की जनसंख्या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ना, वो देश तो मतलब ख़त्म ही हो जाएगा, उस देश की जनसंख्या तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो ये भी ज़रूरी है कि बच्चे पैदा भी किए जाएं। ठीक है, फर्टिलिटीज़ आप काउंट करेंगे कि कितने बच्चे मर रहे हैं। अच्छा, रिप्लेसमेंट लेवल इंक्लूडिंग क्या होता है कि आप IMR भी काउंट कर रहे हो, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट बच्चों का काउंट कर रहे हो, उसके बाद भी आपको इतने बच्चे पैदा करने हैं कि ये रिप्लेस कर दे। ठीक है, स्क्यूड सेक्स रेशियो भी आपको देखना है, यानी कि लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियाँ ज़्यादा हैं, उनमें भी देखना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी वो मैंने बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चली जाती है आपकी पॉपुलेशन, मतलब आपका बर्थ रेट अगर इस रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चला जाता है, तो क्या होगा, आपके देश की पॉपुलेशन इट स्टार्ट्स फॉलिंग बिलो दी लेवल। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ विमेन हैज़ टू मतलब करना पड़ेगा, और हैव टू, ठीक है, या करने पड़ेंगे, टू कीप द पॉपुलेशन एट द कांस्टेंट साइज। इसीलिए कहते हैं 2 बच्चे ही अच्छे, क्योंकि हमारे देश का जो TFR है वो 2.1 है। इसीलिए भाई क्यों क्यों कहते हैं कि 2 बच्चे ही अच्छे, 3 बच्चे अच्छे क्यों नहीं? भाई जापान तो कह रहा है आज की डेट में 4 बच्चे अच्छे, क्योंकि उनका TFR अलग है। हमारा रिप्लेसमेंट लेवल क्या है, हमारा रिप्लेसमेंट लेवल कंट्री का 2.1 है। UNFPA की रिपोर्ट आई थी 2018 में, ये कहती है कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया के अंदर अगर आप फर्टिलिटी रेट चेक करोगे तो दोनों के अंदर अलग अलग है, डिफरेंस है, और 2007 के लेवल से भी देखोगे आज की डेट में तो काफ़ी अंतर आए हैं। 2007 में ये चीज़ें अलग थी, आज के डेट में ये फर्टिलिटी का रिप्लेसमेंट लेवल अलग हुआ है। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि जो भारत के स्टेट्स ऐसे हैं जिनका फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है, यानी कि वहाँ पर कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो कंट्री के पॉपुलेशन का सिर्फ 50% अकाउंट करते हैं, यानी कि कंट्री की पॉपुलेशन का सिर्फ 50% है। बाकी 50% ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट से ऊपर पैदा कर रहे हैं। जैसे कि ओवरऑल इंडिया का कितना है 2.1, लेकिन बिहार का एवरेज कितना है 3.3। एक महिला औसतन आज भी 3.3, यानी कि 3 से 4 बच्चे जो है पैदा हो रहे हैं वहाँ पे। यूपी का क्या है 3.1 है। तमिलनाडु का देखें, वेस्ट बंगाल का देखें, दिल्ली का देखें तो वहाँ पे 1.6 है। ये वो जगह हैं जहाँ पर जो है एजुकेशन अवेयरनेस कह लो, मतलब वो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा रही हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट ये भी कहती है कि कई बार ऐसा होता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, या फिर मान लीजिए कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे खैर होते तो हर ही जगह पे, बट अभी अपने यहाँ पे तो रेप्स भी बहुत होते हैं, तो रेप्स के केसेस में भी क्या है अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी तो होती ही है। तो इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट द हायर फर्टिलिटी रेट्स। ठीक है, या फिर आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करते हैं तो भी जो है क्या है अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी होती है। और यदि हम चाहते हैं अनवांटेड फर्टिलिटी को ख़त्म करना, तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें कॉन्ट्रासेप्शंस यूज़ करने हैं, हमें एवरेज फर्टिलिटी रेट जो है हमारे यहाँ पर उसको कम करना है। ठीक है, हमें जो है मोर देन हाफ अ चाइल्ड पर वीमेन, यानी कि एक महिला को जो अभी का है उससे जो है 0.5 और कम करना पड़ेगा। ठीक है, जितने बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं उससे और कम करने पड़ेंगे। इंडिया में अगर देखा जाए 2005 से लेकर 2015 के बीच में, इन 10 साल में अगर हमारा अनवांटेड फर्टिलिटी रेट है ये काफ़ी शार्पली डिक्रीज भी हुआ है। पहले 0.8 मतलब कहते थे कि मतलब भाई हम तो करना नहीं चाहते थे पर हो गया है ना, तो फिर हम क्या करते, लेकिन ये चीज़ कम हुई है, ये चीज़ काफ़ी कम हुई है। तो गवर्नमेंट के जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जो सैंपल है SRS जिसको बोलते हैं, इस SRS के अंतर्गत देखा जाए तो 22 स्टेट्स का डेटा निकाला है, और ये शो करता है कि भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो गया था 2.2 2017 में। ठीक है, और अब स्टेबल हो जाएगा, 2.2 डिक्लाइन हो गया है आफ्टर बीइंग स्टेबल। ठीक है, 2013 से 16 के बीच में स्टेबल हो गया था, अब जो है क्या है डिक्लाइन में जा रहा है, और हमें चाहिए कितना 2.1 चाहिए, अभी कितना है 2.2 है। ठीक है, अब ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है, तो डिक्लाइन के भी सीधा सीधा अपने वो हैं कि भैया एजुकेशन स्तर बढ़ गया है पहले से, लोगों के पास में इंफॉर्मेशन का एक्सेस अब ज़्यादा है, मोबिलिटी क्योंकि लोग जो हैं ज़्यादा इधर से उधर जाते हैं तो देखते हैं, कल्चर चेंज होता है तो सीखते हैं, लेट मैरिजेस हो रही हैं,
महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं, जॉब प्रोफाइल्स में ज़्यादा आ गई हैं, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी जो है थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। इस वजह से अर्बन एरिया में आज की डेट में 2 से भी कम, मतलब 1 या 2 बच्चे बहुत होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग तो सिर्फ 1 ही बच्चे करते हैं। रूरल एरिया में भी जो है यहाँ पे गर्ल्स ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। जब गर्ल्स कंप्लीट कर लेती हैं अपनी स्कूलिंग, उसके बाद में उनकी शादी होती है, ठीक है। अब क्या है, वो कॉलेज भी जाती हैं। पहले तो क्या था कि भैया स्कूल करा लिया वही बहुत है, फिर शादी कर दो। अब ये कॉलेज वगैरह करके मतलब तो अब एक अवेयरनेस भी होती है और एक वो एज जो है उस एज की मैच्योरिटी भी आती है। बिहार में हाईएस्ट TFR है आज की डेट में 3.2। मैक्सिमम इलिटरेट विमेन भी बिहार में ही मिलती हैं। 26.8% महिलाएं हैं टोटल जो कि बिहार के अंदर जो हैं इलिटरेट हैं। तो आप देखेंगे इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है आपका 3.2 है, हाईएस्ट TFR है। जबकि केरला के अंदर 99.3% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि एजुकेशन से डायरेक्ट लिंक है इसका, लोएस्ट फर्टिलिटी रेट यहाँ पे है। तो जितना ज़्यादा आपका शहर ग्रो करेगा, आपका समाज ग्रो करेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आपकी एजुकेशन बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपका जो TFR है वो कम होगा। मेन जो चीज़ है यहाँ पर वो एजुकेशन की है, ठीक है, अवेयरनेस की है। आज का लास्ट टॉपिक है माइग्रेशन वगैरह, आप अगली क्लास से करेंगे, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं पॉलिसी, हम ये सब क्यों कर रहे थे, हम ये पॉलिसी मेकिंग के लिए कर रहे थे ना, कि ये डेटा हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, इस डेटा पे हम बात क्यों कर रहे हैं। तो सारा का सारा मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, सारा का सारा चक्कर तो पॉलिसी मेकिंग का था। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या चैलेंज है, ठीक है, कि आपका TFR कम हो रहा है, अच्छी बात है कम हो रहा है, लेकिन फिर क्या चैलेंज है, फिर भी कोई चैलेंज है क्या? जी हाँ, इंडिया जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड के 37वें साल में आ गया है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी कर रहे हैं। डेमोग्राफी की जो स्टडी हमने करनी शुरू की है वो लास्ट 37 ईयर्स से करनी शुरू की है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी हो रही है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ रही है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, फिर गवर्नमेंट को काम करने वाले लोगों की संख्या चाहिए, है ना। जैसे चाइना की पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह भी तो काम कर रही है। जैसे चाइना का क्या है, चाइना हर चीज़ अपने यहाँ पे मतलब बना रहा है, हर चीज़ अपने यहाँ पे बना रहा है, खुद भी अपना इसको यूज़ कर रहा है, दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आपकी पॉपुलेशन आपको तो चाहिए ना काम करने के लिए, तो इंजीनियर्स चाहिए हमें पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पॉलिसी आपने फॉर्म कर दी, ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हमें हायर मेडिकल कॉस्ट चाहिए। पॉपुलेशन जैसे जैसे हमारे मतलब क्योंकि अभी हम यूथ है, अभी हमें एक यंग कंट्री है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ओल्ड होती जाएगी और बच्चे अभी हम कम पैदा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमें हायर मेडिकल कॉस्ट पे हमें जो है चीज़ें चाहिए। प्रोडक्टिविटी हमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी जैसे जैसे हम लोग बुढ़े होंगे, क्योंकि हम तो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा काम हमको करना पड़ेगा। जापान में आज भी देखो बहुत ही बुढ़े बुढ़े लोग भी काम करते हैं। तो एज मोर पीपल लिव अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जितने ज़्यादा बच्चे अपने माँ बाप से अलग रह के काम करेंगे, जैसे कि बाहर चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो उन पेरेंट्स की देखभाल के लिए भी, जैसे आपका एक टॉपिक है इसी यूनिट में एजिंग, उसको हम करेंगे। इंडिया विल ऑल्सो नीड अ अफोर्डेबल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। उन लोगों की केयर के लिए भी तो आपको एक सिक्योरिटी सिस्टम, सोशल सिस्टम चाहिए, जैसे कि दैट प्रोवाइड्स पेंशंस, लेकिन देखिए हमारी सरकार ने तो पेंशंस ही ख़त्म कर दी हैं, टू द एल्डरली एंड टेक केयर ऑफ देयर डेली नीड्स। और जो पेंशन सरकार पेंशन स्कीम में देती भी है ना, वो इतनी नहीं होती आज के ज़माने में कि आपका महीना का खर्च चल जाए, ठीक है। तो आपके डेली नीड्स, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब जो है, और इतनी अवेयरनेस, अगर आपकी स्कीम्स भी हैं तो लोगों तक वो अवेयरनेस भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, पॉलिसी मेकर्स के सामने एक चैलेंज है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों को करेंगे कि अगर हमारी जो यंग जनरेशन है वो शहरों में आके या विदेशों में जाके काम भी कर रही है, तो उनके पीछे जो उनके पेरेंट्स हैं उनका ध्यान कैसे रखा जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पोस्ट कर दीजिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं आपका आंसर कर सकूं। काफ़ी कुछ पढ़ लिया है हमने, ठीक है, ये सब पढ़ लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब जो हम करेंगे माइग्रेशन से शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर जो है एक क्लास और लगेगी, तो अगली 2 क्लासेस में ये पूरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी आपकी। जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी हमने अभी ही पढ़ लिया है, चाइल्ड मोर्टेलिटी हमने अभी पढ़ लिया है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसकी हम बात कर रहे थे वो हमने देख ली है। उसके रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो हम देखेंगे। एजिंग और सेक्स रेशियो ये हमें अच्छे से करना है। फिर पॉपुलेशन पॉलिसी और फैमिली प्लानिंग क्या है ये हमें पढ़ना है। 2 टॉपिक ये है और एक टॉपिक आपका ये। तो अगले 2 सेशंस में ये आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग से
रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आ रहा है और सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय।